जी जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? जी मैडम, अब आप तो छुट्टी, अब आप जी कंटिन्यू करें। मैंने आपको कल बताया था कि आज मेरा जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का लेक्चर नहीं होगा। आज मेरा लेक्चर जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 के नेम से है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मैंने आपको 3 यूनिट बच्चों पढ़ा दिए हुए हैं। यूनिट 1 जो था वो जो हमारा था इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो उसका मैंने आपको काफ़ी लंबा चौड़ा पढ़ाया हुआ, उस टेस्ट भी लिया हुआ है। तो जो यूनिट नंबर 2 था हमारा वो प्राइमरी हेल्थ केयर था, वो भी हम पढ़ चुके हैं और प्राइमरी हेल्थ केयर का टेस्ट भी हो चुका है। नंबर 3 पे जो है हमारा यूनिट नंबर 3, वो भी हमारा प्राइमरी हेल्थ के साथ अटैच था, उसका भी टेस्ट हो चुका और उसकी डिस्कशन भी क्लास में करवा दी थी। टुडे जो मेरा लेक्चर है वो इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी हेल्थ। इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या है और इसके इम्पैक्ट जो है कम्युनिटी हेल्थ पे कैसे पड़ते हैं। तो इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि ये कौन से इम्पैक्ट हैं जो कम्युनिटी हेल्थ पे पड़ेंगे इन्वायरमेंट से। Environmental health component and factor impact on community nursing process and environment role of community health nursing environment health। ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये हमारे हैं क्वेश्चन जो हमने पढ़ने। ठीक है, कंटेंट्स बता रही हूँ आपको। मेरा पहला कंटेंट्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो इन्वायरमेंटल हेल्थ का और इसके कंपोनेंट्स होंगे एंड फैक्टर इम्पैक्ट ऑफ द कम्युनिटी nursing process and environmental and role of community health nurse in the environmental health। ठीक है, सेकंड वन क्या होगा, वाटर यूजेस ऑफ वाटर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। एयर वेंटिलेशन एंड हाउसिंग and importance and its standard of the housing and ventilation, food sanitation, food preservation, food preservation, handling and transmission control of foodborne diseases। कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा और कैसे कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट होगा, मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ फीकल बोर्न डिजीजेस। फीकल बोर्न डिजीजेस क्या होंगी और वो कैसे उनका इम्पैक्ट कम्युनिटी पे पड़ेगा और उसका कंट्रोल हम कैसे करेंगे। अच्छा बच्चों, मैं ये बताती चलूँ कि मेरी ये स्लाइड मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगी और मैंने अपलोड भी कर दी हुई है। ठीक है, आज मैं जो है उसको हाइड हटा दूंगी, आपको शो कर दूंगी, आप वहां से उठा लेना अपनी आईडी से, और मैं उसको व्हाट्सएप भी कर देती हूँ। अच्छा, जितने मैंने यहाँ पे जो आपको दिए हैं कंटेंट्स, ये कंटेंट्स सारे मैं आज नहीं बताऊंगी। आज इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है उसका ओवरव्यू है काफ़ी लंबा। मैं चाह रही हूँ कि पहले आप लोगों को ये पता चल जाए कि इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या है और उसके इम्पैक्ट कैसे होंगे। फिर हम वन बाय वन, जैसे वाटर यूजेस या रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर और एयर वेंटिलेशन, हाउसिंग जो है इम्पोर्टेंस ऑफ हाउसिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग, ये वन बाय वन जो है वो हम अगली स्लाइड्स में पढ़ते जाएंगे। आज की मेरी स्लाइड्स जो है उसमें ओवरव्यू जो है वो काफ़ी लंबा दिया हुआ है। मैं आपको इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि आप ये ना समझो कि मैडम की स्लाइड जो हमने उठाई है उसमें ये कंटेंट्स तो मैच कर नहीं रहे। ठीक है, इन कंटेंट्स को मैच करने के लिए मेरी और भी स्लाइड्स चलेंगी। जी, इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या है? द नेचुरल वर्ल्ड एज अ होल और इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया स्पेशली एज अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें जो नेचुरल वर्ल्ड है हमारी होल, पूरी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया या फिर अफेक्टेड टोटल जो है ह्यूमन बॉडी, जो पूरी ह्यूमन को या जो है कुछ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया पे इफेक्ट करेगी। अब जो इन्वायरमेंटल हेल्थ है, इसके जहाँ पे इन्वायरमेंटल हेल्थ का जिक्र आता है, यहाँ पे ये है कि अगर हमारी इन्वायरमेंट जो है नॉर्मली है, हेल्दी है, तो इट इज़ बेस्ट फॉर आवर हेल्दी लाइफ। अगर इसमें कुछ इश्यूज है इन्वायरमेंटल हेल्थ में, कुछ खराबियां कह लें,
तो वो हमारी हेल्थ के लिए जो है ठीक नहीं है। फिर हम क्या होगा, हमें वो इल कर देगा, सिक कर देगा, ठीक है, और हमारे पे मेंटली इफेक्ट्स भी पड़ेंगे। इसलिए इन्वायरमेंटल हेल्थ का जो मैं इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, उसमें अगर हमारी इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है नॉर्मली है, हेल्दी है, तो वी आर जो है हेल्दी लाइफ में जा रहे होंगे, हम हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। अगर हमारी इन्वायरमेंटल लाइफ जो है वो नॉर्मल नहीं है, पोल्यूटेड है, इन्फेक्टेड है, तो हमें सो मैनी इश्यूज, सो मैनी डिजीजेस, सो मैनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। In a broader sense, environmental health comprises those aspects of human health, disease, and injury that are determined influenced by the factor in the environment. अब जिस तरह मैंने बताया कि इसमें सो मैनी डिजीजेस और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो इन्वायरमेंटल हेल्थ है ये ब्रॉडली अगर इसको सोचा जाए, देखा जाए, तो इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है कंप्राइज करती है दोज एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ को, जो डिजीजेस जहाँ से होंगी एंड इंजरीज होंगी। अब डिजीजेस एंड इंजरीज जो है, लास्ट जो मैं 2 डेज 3 डेज बल्कि 1 वीक से आपको लेक्चर पढ़ा रही थी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, उसमें मैंने कम्युनिकेबल डिजीजेस और सो मैनी डिजीजेस का जिक्र किया था, जो हमारी इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया और वायरसेस आते हैं और डिजीजेस होते हैं। और इंजरीज, ये सिर्फ इसको मैं यही नहीं बताऊंगी कि मेरी बहुत सारी स्लाइड में इसको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन मैं साथ साथ भी बताती जा रही हूँ कि ये क्या चीज़ है इन्वायरमेंटल में। इन्वायरमेंटल अगर हेल्थी नहीं है, उसमें पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, बैक्टीरिया वायरसेस है, और या फिर इंजरी के रिस्क है, सो मैनी रिस्क ऑफ इंजरी। जो हैजर्ड्स मैंने बताए थे कि मुख्तलिफ जगहों पे कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं, होम में कौन सा हैजर्ड्स हो सकता है, स्कूल में कौन सा हो सकता है, और हमारी इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, ठीक है। वो हैजर्ड्स जो है उनकी वजह से इंजरीज हो सकती है, जिसको हम फिजिकल इंजरीज कह सकते हैं। इसका जिक्र मेरी अगली स्लाइड्स में भी है, जिसमें मैं और भी डिस्क्राइब करने वाली हूँ। दैट आर डिटरमाइंड बाय इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर दैट environment. That hazards are the chemical hazards, physical hazard, biological hazard, social hazards and psychological hazard, ठीक है। ये सारे hazards जब हमारी जो environment में होंगे, हमारे schools में, हमारे घरों में, हमारे जो है community में, हमारे work place में कुछ ना कुछ इस टाइप के hazards होंगे। तो मुझे अब श्योरली पता है बच्चों कि ये सारे केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल जितने भी हैजर्ड्स का जिक्र मैं कर रही हूँ, ये सारे हैजर्ड्स मैं आपको 2, 3, 4 दिन से जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ा रही हूँ, 1 बाय 1 मैंने इनका जिक्र किया कि ये कैसे जो है हैजर्ड्स आते हैं और इसका इन्वायरमेंट से जो है ह्यूमन हेल्थ पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन मैं इसको अगली स्लाइड में और जो है एलेबोरेट कर दूंगी आपको। Theory and practice of assessing, correcting, controlling and preventing those factors in environment that can potentially adversely affect the health of present and future generations। अच्छा, ये जहाँ पे रेड स्लाइड आती है, यहाँ से थोड़ा सा दिखना जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि ये डार्क कलर है ना, इसलिए हमारी स्लाइड जो है हमारे जो है एसएनसी की, उसका कलर थोड़ा सा डार्क है, जहाँ से रीड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इसमें एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट पे जब हम थ्योरी एंड प्रैक्टिस को असेस करते हैं, करेक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग दोज फैक्टर्स इन फ्रॉम द इन्वायरमेंट कैन पोटेंशियली एडवर्स, जो पोटेंशियली और जो है करंट में एडवर्स अफेक्ट कर सकते हैं हेल्थ पे, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, ठीक है, उनका हमारी हेल्थ पे इफेक्ट हो सकता है। वो फैक्टर्स जो हैं वो कौन से फैक्टर हैं? केमिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब ये जो है, ये सारे फैक्टर्स जो है, ये ह्यूमन बीइंग जो है, इसमें स्कूल जो है स्कूल में हो सकता है, हाउसेस में, होम्स में, और ओल्ड एजेस में, और वर्क प्लेस में, और अकॉर्डिंग टू एज से ये सारे जो है इफेक्ट्स हो सकते हैं।
जिसकी प्रिवेंटिव मेजर जो है हमने साथ साथ करते चले जाना है। इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है वो प्रीवियसली फेमिलियराइज्ड जो है एज इन्वायरमेंटल सैनिटेशन विच मीन्स दी साइंस ऑफ सेफ गार्डिंग ऑफ द हेल्थ। ठीक है, सेफ गार्ड ऑफ द हेल्थ क्या है? इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है प्रीवियसली हम इससे फेमिलियर हैं। ठीक है, कि इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है क्या है, और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन विच मीन्स द साइंस ऑफ द सेफ गार्डिंग ऑफ हेल्थ। अब सैनिटेशन जो क्या है, इसका उन्होंने कहा है कि ये एक साइंस है जिसको सेफ गार्ड ऑफ द हेल्थ कहा गया है। ठीक है, ये क्या है? इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या है? इट इज द साइंस ऑफ द सेफ गार्ड ऑफ हेल्थ। ये हेल्थ के लिए सैनिटेशन सिस्टम जो है हमारा जो है सेफ सैनिटेशन सिस्टम होगा, प्यूरिफाई होगा, तो जो है हमारी हेल्थ हेल्दी होगी। अकॉर्डिंग टू WHO, environmental health sanitation is the control of all those factors in means physical environment which exercise or many exercises are harmful effects on his physical development, health and survival। अच्छा, WHO के अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंटल सैनिटेशन जो है वो उन्होंने कहा कि इज द कंट्रोल ऑफ ऑल दोज फैक्टर, वो सारे फैक्टर्स जो है उनको कंट्रोल करना जो फिजिकल इन्वायरमेंट में जो है जिनके हैजर्ड्स हो सकते हैं, विच एक्सरसाइजेस और में एक्सरसाइजेस जिसकी हम एक्टिविटीज रोजमर्रा जिंदगी में कर रहे होते हैं और हमें उनके रिस्क फैक्टर होते हैं जो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, इफेक्ट्स ऑन आवर फिजिकल डेवलपमेंट, जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट पे भी असरअंदाज हो सकते हैं, एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल। जब फिजिकल डेवलपमेंट जो है इन हैजर्ड्स की वजह से जो है इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से फिजिकल डेवलपमेंट जो है इस पे इफेक्ट करेगा, तो क्या होगा? हेल्थ हैजर्ड्स भी होंगे हमारे, एंड सर्वाइवल, और हमारा सर्वाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि सो मैनी जो है फिजिकल, केमिकल और जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हमारी रोजमर्रा हेल्दी लाइफ पे इफेक्ट करेंगे, तो क्या होगा? सर्वाइव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जी, इन्वायरमेंटल हेल्थ सैनिटेशन नॉट बीइंग रिप्लेस्ड बाय इन्वायरमेंटल हेल्थ। इन्वायरमेंटल हेल्थ सैनिटेशन जो है इसको रिप्लेस करके जो है इन्वायरमेंटल हेल्थ के नेम से, ये इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का नेम था, फिर इसको रिप्लेस करके इन्वायरमेंटल हेल्थ का नेम दे दिया, हैज बीन डिफाइंड एज द एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न विद द फैक्टर्स। अब इसी को जो है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन कह ले, इन्वायरमेंटल हेल्थ कह ले, इसको पब्लिक हेल्थ का भी नेम दे दिया। ठीक है, पब्लिक हेल्थ मीन कि ये पब्लिकली हेल्थ को जो इन्वायरमेंट है हमारा या इन्वायरमेंटल सैनिटेशन है, अगर ये हेल्दी है तो हमारी पब्लिक हेल्थ जो है वो नॉर्मल होगी और हेल्दी होगी। अगर ये इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है सैनिटेशन यही पोल्यूटेड है, यही नॉर्मल नहीं है, तो ये पब्लिकली जो है इफेक्ट करेगी पीपल्स पे, हर इंडिविजुअल पे, चाहे वो जो है इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है या फैमिली है। इसलिए उन्होंने इसका नेम जो है रिप्लेस करके इसको पब्लिक हेल्थ का नेम दे दिया गया है। ठीक है, circumstances and conditions which the environment or surrounding of human that can exert influence on human health and well-being। अब उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ क्या है, इसका कंसर्न जो है, इसके जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ पे, वो हमारे सर्कमस्टांसिस हैं। सर्कमस्टांसिस क्या है? हमारे कंडीशन इन विच द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में कंडीशंस हैं, जो हमारे सराउंडिंग, जो हमारे इर्द गिर्द जो है, वो ह्यूमन दैट कैन एक्सर्ट इन्फ्लुएंस, जिससे इंसानों लोग जो है, जिससे पीपल जो है, जिससे इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं, और वो असर कहाँ पे डालेगी? ह्यूमन हेल्थ एंड वेल बीइंग पे, जो उनकी वेल बीइंग है उसको इफेक्ट करके
उसकी जो है हेल्थी लाइफ उसको इफेक्ट करके सीक इल और जो है फिजिकल, मेंटल और सोशल प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। The World Health Organization 1997 definition of environmental health is used in the Healthy People 2010 objective। इसमें वर्ल्ड वाइड जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1997 में डेफिनेशन बताई है, उन्होंने ये कहा कि इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है इसको यूज किया है इन दी हेल्दी पीपल, ठीक है, हेल्दी पीपल के लिए। बट हेल्दी पीपल जो है वो इफेक्ट करते हैं हमारी जो बैड इन्वायरमेंट है उससे जो है वो इफेक्ट होता है हेल्दी पीपल्स को, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव थे किसके, WHO के 2002 में जो उन्होंने कहे। इन its broadest sense, environmental health comprises those aspects of human health, disease, and injury that determined or influenced by factor in the environment. These include the study of both direct pathological effects of the जो है viruses and chemical, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है वो किस तरह से हेल्दी लाइफ पे इफेक्ट कर सकती है। ये उन्होंने कहा कि बोथ डायरेक्ट पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और या केमिकल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और फिजिकल बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, as well as the effects on health on the broad physical and social environment, जो हमारी फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट पे असरअंदाज होंगे। अब जो है पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है वो पैथोजीन्स जो हार्म पहुंचाएंगे, जो डिजीजेस देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब वो पैथोजेनिसिटी उनमें आती है वो पैथोजीन बन जाते हैं और वो जो है वो जो है एजेंट जो है पैथोजीन एजेंट बन जाते हैं जो इफेक्ट्स करते हैं और डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। और जो है इसी तरह से केमिकल जो है वो केमिकली जो है हमारे पे इफेक्ट्स होते हैं। ये केमिकल जो है होम में जो है हमारी फैक्ट्रीज में, हमारी इंडस्ट्रीज में और रोजमर्रा जिंदगी में केमिकल का जो है यूज हम करते हैं तो उसका भी हमारी फिजिकल हेल्थ पे जो है हैजर्ड्स होते हैं, इफेक्ट्स पड़ते हैं। एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स का जिक्र मैंने कर दिया कि पैथोजीन्स जो है बैक्टीरिया, वायरसेस, वही जो है हमारे बायोलॉजिकल एजेंट है एज वेल इफेक्ट ऑन हेल्थ, जो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करेंगे एंड ब्रॉड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। सोशली इन्वॉल्वमेंट भी, सोशल हमारा पूरा माशरा और इसमें इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, ये हमारी सोशल इन्वायरमेंट को जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा हमें सोशली, ठीक है। अब सोशल इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट जो है इस पे इफेक्ट पड़ेंगे, जब डिजीजेस होंगे, ठीक है, जब केमिकल इफेक्ट्स होंगे, जब जो है इंजरीज, फिजिकल इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। अब ये सारे इफेक्ट्स जो है ये सारे इकट्ठे होके क्या करेंगे, सोशल इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम में डाल देंगे, क्योंकि ये हमारे माशरे में जो है सो मैनी एक्सीडेंट हो गए, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट हो गए, इंजरीज हो गई, ठीक है, और केमिकल और जो है पैथोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें जो है मिलके हमारी सोशल इन्वायरमेंट को जो है प्रॉब्लम क्रिएटेड बना देती हैं, विच इंक्लूड हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, जिस तरह मैंने बताया था कि ये इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी पे असरअंदाज होते हैं। विच इंक्लूड हाउसिंग, घरों में हो सकता है इसका इफेक्ट्स, अर्बन डेवलपमेंट में हो सकता है, लैंड यूज ट्रांसपोर्टेशन। अब लैंड यूज ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि वो गुड्स ट्रांसपोर्ट जो एक एरिया से दूसरी एरिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज की जाती है, ठीक है। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए, इसके यूज के लिए इन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ों को जो लैंड यूज ट्रांसपोर्टेशन है वो भी इसका इफेक्ट हो जाएंगी, और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर भी। जब ये सारी इफेक्टिव चीज़ें होंगी तो हर चीज़ का, जिस तरह से आजकल कोरोना वायरस का इफेक्ट पड़ा हुआ है और वो जो है उसके इन्वायरमेंट में हर बंदा पैनिक हुआ है,
जिसका इंडस्ट्रीज को, जिसका लैंड यूज ट्रांसपोर्टेशन पे भी इफेक्ट पड़ा हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट हमारी स्टॉप कर दी हुई है, हमारी इंडस्ट्रीज जो है स्टॉप है, एग्रीकल्चर जो है इसमें काम नहीं हो रहा। तो ये क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो थे, इसने हर इंडिविजुअल्स जहाँ जहाँ पे वो रह रहा था। बच्चों मेरा ये जो है, मैं कर्सर आपको एरो दिखा रही हूँ, ये मेरा ख्याल आपको नजर आ रहा है। अगर ये नजर आ रहा है तो जहाँ जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, जो मेरे पिन पॉइंटेड होते हैं जिन पे मैं फोकस कर रही हूँ, वहां पे मैं अपना पॉइंटर कर्सर लेके जा रही होती हूँ। अगर आपको इसका नजर आ रहा है तो मुझे यस का मैसेज कर ले, ठीक है। अब इसका आपको मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि इन्वायरमेंट हेल्थ जो है उसके इफेक्ट्स जो है वो इन्वायरमेंटल हेल्थ है क्या, और उसके कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं, और वो इफेक्ट्स जो है हमारी जो हेल्थ पे कैसे उस इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है इफेक्ट कर सकती है। जी, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है, ओके स्टूडेंट, फिर मैं लिसन मी प्लीज। ओके, अगर आपको कर्सर दिखाई नहीं दे रहा तो आपको सुनाई दे रहा है डेफिनेटली। मेरा वॉल्यूम काफी हाई है तो श्योरली आपको सुनाई दे रहा होगा। इट्स ओके। इसके इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है कम्युनिटी नर्सिंग 1, उसके प्रिंसिपल मैं आपको बता रही हूँ कि ह्यूमन में हैव एक्सपोजर टू केमिकल। ह्यूमन जो है उसका एक्सपोजर होता है केमिकल से, बायोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल रिस्क। सो ह्यूमन हेल्थ कैन स्ट्रॉन्गली अफेक्टेड बाय दीज एक्सपोजर्स, ठीक है। रोजमर्रा जो हमारी लाइफ है उसमें हम जब भी हम अपने वर्क प्लेस में या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ हमारा एक्सपोजर किन चीज़ों से होता है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड फिजिकल हैजर्ड्स भी कह सकते हैं, जो हमारे रिस्क में होते हैं। तो वो स्ट्रॉन्गली अफेक्टेड बाय दीज एक्सपोजर्स। तो इन एक्सपोजर से जो है हम लोग रोजमर्रा जो है एक्सपोजर और इफेक्टेड होते हैं। Many factors influence the relationship between environment and health. That is agent, host and environment. ये जो है कल मैंने जब आपको लेक्चर दिया था कि हैजर्ड्स कौन से होते हैं, कल जो मेरा लेक्चर था वो आप लोगों के साथ था कि सेफ्टी एंड मेजरमेंट एंड जो है उसके हैजर्ड कौन से हो सकते हैं और उसको सेव कैसे करना। वो मेरा लेक्चर था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। वो कोरिलेट कर रहा है मेरे इस लेक्चर के साथ, ठीक है। उस लेक्चर में भी मैंने आपको थोड़ा सा एपिडेमियोलॉजी का बताया था कि जो है हम कैसे इन्वायरमेंट में इफेक्ट होते हैं। इन्वायरमेंट में एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट, 3 चीजें हैं। एजेंट क्या है? एजेंट हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। एजेंट क्या है? जिसने हमें हार्म पहुंचाना है। एजेंट कौन सा है? एजेंट क्या है? इफेक्टेड पीपल्स है जिनको हम डायरेक्ट टच करेंगे। होस्ट जो रिस्क फैक्टर में है इस वक्त, जिसको डिजीज होना है, ठीक है। एजेंट वो चीज है जिसने डिजीज काज करनी है होस्ट को। वो एजेंट जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, हमारे पैथोजिन हो सकते हैं, इन्फेक्टेड पीपल्स हो सकते हैं, इन्फेक्टेड एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जो है वेक्टर भी हो सकते हैं। मैंने वेक्टर बोर्न डिजीजेस बताई होती हैं कि अगर कोई जो है आपको एनिमल या फ्लाइज जो है वो बाइट कर लेता है, काट लेता है, जिसकी मैंने एग्जांपल आपको डेंगू फीवर और मलेरिया की दी थी, ठीक है। इस तरह से ही जो है ये तो मैंने डेंगू और मलेरिया की एग्जांपल दी थी। तो इसके अलावा भी कोई अगर जो है एनिमल बाइट हो जाता है तो वो क्या होगा? एजेंट। अब एजेंट वो चीज है जिसने जो है डिजीज कॉज करनी है। होस्ट वो है जो जिसको डिजीज होना है। होस्ट क्या है? पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है जिसको डिजीज होना है। अगर अब यहाँ ये अगर इसकी जो है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो इसको डिजीज देते वक्त कुछ टाइम लगेगा। तीसरी चीज हमारा इन्वायरमेंट है, जिसकी मैं आप लोगों से जिक्र कर रही हूँ बार बार कि हमारी इन्वायरमेंट से
जो है किस तरह से डिजीजेस और हैजर्ड्स हो सकते हैं। अब हमारी इन्वायरमेंट में सो मैनी हैजर्ड्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं, सो मैनी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारी इन्वायरमेंट में जो इफेक्ट करेंगे होस्ट से, जो जिसको ये चीज जो है एजेंट डायरेक्ट टच नहीं कर सका, डायरेक्ट बाइट नहीं कर सका, डायरेक्ट जो उसको हार्म नहीं कर सकता, डायरेक्ट उसको इन्फेक्टेड नहीं कर सका, तो वो चीज जो है वो इन्वायरमेंट में आ जाएगी। ठीक है, और इन्वायरमेंट से जो है जिसका जैसे मैंने आपको नोजोकोमल इन्फेक्शंस का कल बताया था, ठीक है, अब वो क्या होंगे इन्वायरमेंट से। तो ये इस जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका रिलेशनशिप कहाँ पे है इन्वायरमेंट एंड हेल्थ का, एजेंट होस्ट एंड इन्वायरमेंट में। डिजीज कैसे होगी, या तो इन्वायरमेंट से होस्ट हो जाएगी या फिर एजेंट से। जी स्टूडेंट की तरफ से आवाज नहीं आ रही जी। केमिकल एंड रेडियोलॉजिकल एक्सपायर कुड बी कॉमुलेटिव, ये इकट्ठे भी एक्सपायर कर सकते हैं, जो रेडिएशंस जो हैं वो भी और केमिकल भी। जैसे अगर हम किसी हॉस्पिटल में नर्सिस मस्ट जो है असेस टोटल एक्सपायर टू रिस्क इन दी अंडरस्टैंड रिस्क टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट्स। नर्सिस जो है मस्ट असेस, इनको असेस करना चाहिए कि टोटल एक्सपायर या दिस फैक्टर जो है जो पोटेंशियली हेल्थ थ्रेट्स में हैं वो केमिकल और रेडियोलॉजिकल जो है वो कैसे हो सकते हैं। ये कॉमुलेटिव भी हो सकते हैं, इकट्ठे भी हो सकते हैं। अगर एक बंदा जो है वो रेडियोथेरेपी में या रेडिएशंस डिपार्टमेंट में, एक्सरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे केमिकल भी होते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का एक साथ भी जो है उसको इफेक्ट हो सकता है। इसको असेस किसने करना है, नर्सिस ने जब असेसमेंट करनी है किसी एक्सपायर पेशेंट के साथ, जो हमारे पास पेशेंट या क्लाइंट आएगा तो उसको इसकी असेसमेंट करना होगी कि ये एक्सपायर का रिस्क जो है कैसे हो सकता है, या बिफोर रिस्क का मीन है कि वो बिफोर टाइम ही उसको पता होना चाहिए कि ये रेडिएशन या केमिकल पड़े हुए हैं या इसका एक्सपोजर किसी इंडिविजुअल को हो सकता है, तो इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसके थ्रेट्स का उसको पता होना चाहिए। Environmental and occupational health is based and emphasis on prevention। अब environmental health जो है, environment और occupational health दोनों जो है ये emphasis करती हैं prevention पे। तो आज जाके हर बात जो है हमारी हेल्थ की वो प्रिवेंशन पे ही चलती हैं। अगर हम जो है फिजिकल हैजर्ड्स की बात करें तो उसकी भी जो प्रिवेंटिव मेजर ही हम लोग बताते हैं आप लोगों को कि अगर हम फिजिकल हैजर्ड्स जो हैं जितने भी होते हैं उनकी प्रिवेंटिव मेजर कर दें, मैंने 1 to all आपको एक एक करके बताए थे। ठीक है, तो इसी तरह पे उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट में ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए जो है एम्फेसिस किया जाता है प्रिवेंशन पे। अब मैंने सिर्फ फिजिकल हैजर्ड्स आपको बताए थे या फिजिकल इफेक्ट्स का जिक्र किया है, इसमें केमिकल और सोशियो इकोनॉमिकल और जो है बायोलॉजिकल हैजर्ड्स सारे इसमें शामिल है। इन सब की जो क्या है ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो है इसमें भी और इन्वायरमेंटल जो है इसमें भी, हर चीज़ के लिए जो है प्रिवेंशन ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी किस्म का इफेक्ट्स है उससे, हर किस्म के इफेक्ट से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में इंक्लूड पोल्यूशन प्रिवेंशन। अब उन्होंने एक चीज़ को कहा है कि मे भी कहा है ना कि मे भी इंक्लूड पोल्यूशन प्रिवेंशन। जहाँ पे पोल्यूटेड एरिया है, जहाँ पे कोई फैक्ट्री होगी पोल्यूटेड, ठीक है, जहाँ पे कोई भट्टा, जहाँ पे ईंटें बनती हैं वो पोल्यूशन ला रहा होगा, जहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल जो है आउट ऑफ कंट्रोल है ट्रैफिक में, और जैसे हमारे रिक्शास और कुछ व्हीकल्स हैं जिसमें से
इतना जो है स्मोक छोड़ती हैं, वो क्या करती हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड। जब हमारी इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो जाती है तो सो मैनी बैक्टीरिया एंड वायरसेस और डिजीजेस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें ऑन सोर थ्रोट, वो क्या होती है पोल्यूटेड इन्वायरमेंट से। तो उसके लिए हमें पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर करना चाहिए। हमें मीन, क्योंकि मैं या आप नहीं हैं, हमें मीन के हर इंडिविजुअल जो है उसकी को ज़रूरी है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखे और हमारे एरिया को पोल्यूटेड होने से बचाए। प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड एजुकेशन, इसमें जो प्रोडक्ट डिज़ाइन की गई है जिसकी एग्जाम्पल मैंने बताई थी कि आयरोज हम देखें तो जो है चिंगजी रिक्शा वाले, वो इतने पोल्यूटेड एरिया रिक्शा जो बनाए गए हैं उनकी प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग जो है वही सही नहीं की गई, जिसकी वजह से वो इतना जो है स्मोक में से आता है। जब उनकी इंजीनियरिंग की जाती है, जब उनकी प्रोडक्ट की जाती है, तो उसी टाइम उस जो है पोल्यूशन को जो है रोका जाता है। उसकी डिज़ाइनिंग ही इस तरीके की जाती है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड ना हो, ठीक है। एंड एजुकेशन, और पब्लिकली जो है एजुकेट किया जाए हर इन्वायरमेंट को, ताकि लोगों को पता हो कि अगर हमारा इन्वायरमेंट को एक तो पोल्यूटेड नहीं करना, ठीक है, एक तो उसमें पोल्यूशन नहीं फैलानी, उसकी प्रिवेंटिव मेजर बतानी चाहिए कि पोल्यूशन कैसे नहीं फैलानी। दूसरी चीज़, अगर पोल्यूशन फैल गई है तो प्रिवेंटिव मेजर क्या होंगी, ठीक है। इस तरीके से जो है हर इंडिविजुअल, हर फैमिली, हर कम्युनिटी पब्लिकली और इंटरनेशनली जो है इसको जो है नेशनली इंटरनेशनली हर इंडिविजुअल को अगर एजुकेट किया जाए तो बहुत से रिस्क फैक्टर्स जो है वो कम हो सकते हैं जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स करते हैं हमारी हेल्थ पे। हेल्थ बेस्ड जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज, अब ये देखें जो मैंने कहा था कि ये जो जहाँ पे ये डिज़ाइन की बात की जाती है, प्रोडक्ट डिज़ाइन की या इंजीनियरिंग की या कुछ जिसमें जो है पॉलिसीज बनाने, रूल्स रेगुलेशंस बनाने, वो किसका काम है, गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारी इन्वायरमेंट जो है वो जो है क्लीन एंड सेफ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर जो है ऐसी फैक्ट्रीज को जो है स्टॉप कर दिया जाए या उनकी डिज़ाइनिंग या ऐसी व्हीकल्स की डिज़ाइनिंग जो पोल्यूटेड को एरिया को पोल्यूटेड करती हैं, उनकी डिज़ाइनिंग को बनाने में गवर्नमेंट का रोल है, तो वो जो है ये जो है बड़ा इफेक्टिव होगा अगर गवर्नमेंट कोई अच्छी पॉलिसीज बना देगी ऐसी डिज़ाइनिंग पे जिसमें हमारा इन्वायरमेंट जो है वो नीट एंड क्लीन रहे। अब स्टूडेंट्स कहती हैं मैडम थोड़ा स्लो बोले, जब मैं स्लो बोलती हूँ तो कहती है आपकी आराम आराम से। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स आपको लग रहा है कि मैं न्यूज़ कास्टर की तरह बोल रही हूँ, ठीक है। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को एक एक वर्ड जो है मैं उसकी डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, ठीक है, एक एक चीज़ की। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्टली बोल रही हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर रही हूँ, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है वो कम्पिटेंसीज फॉर नर्सिस, इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है उसकी कम्पिटेंसीज नर्सिस के लिए क्या होंगी, बेसिक नॉलेज एंड कंसेप्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ठीक है, आप मेरी आवाज़ आ रही है, बेसिक नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट। अब ये बेसिक नॉलेज एंड जो है कॉन्सेप्ट किसके लिए, इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए जो है नर्सिस के लिए होना चाहिए। बेसिक नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंट, हेल्थ हैजर्ड्स, बेसिक कंट्रोल एंड प्रिवेंशन strategies, effective interventions and role of the research। ठीक हो गया। अब जो है मुझे ये बात बताते हुए कि हेल्थ हैजर्ड्स जो है बेसिक जो है हैजर्ड्स, ठीक है, इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है इसमें हैजर्ड्स कैसे आते हैं, ठीक है, बेसिक कंट्रोल इसका कैसे करना है एंड प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज जो है
इसका नर्सिस को पता होना चाहिए। वो इन टाइम उनको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल में होम हैजर्ड्स कैसे हो सकते हैं, स्कूल हैजर्ड्स कैसे हो सकते हैं, वर्क प्लेस हैजर्ड्स कैसे हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर जो है उसकी स्ट्रेटेजीज नर्सिस को पता होना चाहिए और उसकी स्ट्रेटेजीज उन्होंने पहले से बना के रखी हो। इफेक्टिव इंटरवेंशन एंड रोल ऑफ रिसर्च। अब इफेक्टिव इंटरवेंशन, उनको जो स्ट्रेटेजीज बनाई हुई थी हमने उनकी इंटरवेंशन कर दें। जो भी हैजर्ड्स हुए थे, हेल्थ हैजर्ड्स जिस भी टाइप के थे, ठीक है, उनकी इंटरवेंशन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, इन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ठीक है, एंड रोल ऑफ रिसर्च, और अपना रोल जो है वो रिसर्च में जो है वो अदा करें अपना जो है। अब हेल्थ हैजर्ड्स कैसे होते हैं उस पे आप किसी भी हैजर्ड्स को लेके इन्वायरमेंट में उस पे आप रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट एंड रेफरल। जी, हेल्थ हिस्ट्री, असेसमेंट एंड रेफरल में जो है वो हेल्थ हिस्ट्री जो है क्या होगी, हेल्थ हिस्ट्री कैसे लेनी है, रिकग्नाइज पोटेंशियल हेल्थ हैजर्ड्स एंड सेंटिनल। जी, एक मिनट बच्चों, मैं टाइम देखती हूँ। जी, 11:50 हो गया। जी, हेल्थ हिस्ट्री जो है हमने लेनी, हेल्थ हिस्ट्री लेना बेटा मैंने आपको बताई थी, A to Z जो है मैंने हिस्ट्री लेना आपको। जब मैंने नर्सिंग केयर प्लान बनाना आपको सिखाया तो सबसे पहले मैंने आपको जो है असेसमेंट बताई थी। असेसमेंट में जो है हिस्ट्री लेना बताई थी। हिस्ट्री जो थी, हिस्ट्री की मैंने आपको टाइप्स बताई थी। ठीक है, कि पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेती हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा, सब्जेक्टिव डेटा लेना था और ऑब्जेक्टिव डेटा। और ऑब्जेक्टिव डेटा में, सब्जेक्टिव डेटा जब हम लेते हैं तो उसमें पेशेंट ने बताना होता है हमें कि वो उसको क्या हैजर्ड्स हुआ, उसको क्या रिकॉग्नाइज पोटेंशियल हैजर्ड्स एंड सेंटिनल इलनेस। सेंटिनल इलनेस जो है उसका मतलब है कोई सीरियस किस्म की इलनेस, कोई सीरियस किस्म की डिजीज, कोई सीरियस किस्म की इंजरीज जिससे जो है लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेटिव फॉर पेशेंट एंड कम्युनिटीज। इसकी इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिटी और पेशेंट को भी होनी चाहिए कि उनको सेंटिनल जो इश्यूज थे, जो उसको प्रॉब्लम है वो कितनी डीपली है, जो उसकी डिजीज है वो कितनी डीपली है, जो उसकी इंजरी है वो कितनी डीपली है, जो उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो कितना डीपली है। इन सब की इंफॉर्मेशन जो है एक पेशेंट और कम्युनिटी को भी होना चाहिए। एंड would locate tracked resources और लोकल रिसोर्सेज, और इसके जो है लोकल रिसोर्सेज उनको होने चाहिए कि कोई हैजर्ड्स हो सकता हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो लोकली उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, इसमें बेटा मैं हिस्ट्री की बात कर रही थी कि हिस्ट्री में आप एक दो सब्जेक्टिव डेटा लेते हो, दूसरा ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा में आपने असेसमेंट करनी होती है जिसमें रिकॉग्नाइज करना होता है प्रॉब्लम को कि ये प्रॉब्लम हुई कैसे हुई है, कब हुई है और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, फिर हम उसकी जो है असेसमेंट करने के बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। और ये जो है आगे भी चलती जाएंगी हमारी स्लाइड्स, क्योंकि मैंने जो आगे इसमें केयर प्लान बनाना बताना है असेसमेंट से लेके उसकी एवेल्युएशन तक, उसमें मैं हिस्ट्री को दोबारा रिपीट कर दूंगी। इज इट क्लियर बच्चों? जी, एडवोकेसी, एथिक्स एंड रिस्क कम्युनिकेशन। नर्सिस कुड डिमोन्स्ट्रेट, हाँ जी डेमोस्ट्रेट, नर्सिस जो है कुड डेमोस्ट्रेट नॉलेज ऑफ एडवोकेसी केस एंड क्लास। अच्छा, इसमें जो है एथिक्स एंड रिस्क कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल ऑन हेल्थ। नर्स जो है उसको एडवोकेट भी कहा है। ठीक है, वो उसको वो एथिकली जो है वो रिस्क कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो रिस्क फैक्टर जो है वो कम्युनिटी तक पहुंचाएगी। नर्स क्या है? नर्स एडवोकेट फॉर द कम्युनिटी, इंडिविजुअल एंड फैमिली के लिए जो है वो एडवोकेसी का काम देगी। एडवोकेट है वो क्या करेगी? एथिकली उसके बिहेवियर में ये चीज़ शामिल होना चाहिए
कि जितने भी वो जब कम्युनिकेशन करती है पेशेंट के साथ, इंडिविजुअल के साथ, फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ, तो वो क्या करे, अपना नर्सिस को डेमोस्ट्रेट नॉलेज, अपना नॉलेज जो है वो डेमोस्ट्रेट करे, ठीक है, ताकि उस कम्युनिटी और हर इंडिविजुअल को पता हो कि उनके रिस्क जो है वो कौन से हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल जो हैजर्ड्स उसको हो सकते हैं, इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंटल हेल्थ पे। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के पास जब नॉलेज होगा, जब आपको पता होगा, तो आप हैंड वॉशिंग की टेक्निक ही बता देंगे जो है कम्युनिटी में। कुछ कम्युनिटी को आप अपने आपके इर्द गिर्द होगी ना आपके अप्रोच में, तो वहाँ जो अब आप हैंड वॉशिंग का बताएंगे, तो सिर्फ हैंड वॉशिंग टेक्निक से जो है वो 33% रेशो जो है डिजीज की वो कम हो जाता है, ठीक है। मैडम के लिए इधर बैठी रहिए, excuse me, इसी तरह से आपका खाना इधर आ जाएगा, बाद में आप खा लीजिए, ठीक है, लेक्चर के लिए, ठीक है। तो जी बेटा, मैं थोड़ा सा इधर मुझे जो है मैडम ने मुझे इंटरप्ट किया, तो मैं उनकी बात सुन रही थी, ठीक हो गया जी। जो जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि अपनी कम्युनिटी को डेमोस्ट्रेट क्या कैसे करना है, हैंड वॉशिंग टेक्निक आपने बता देनी है, ठीक है। जो दूसरा है, वाटर को बॉईल करके आप कम्युनिटी को बता दें कि पानी को जो है वो बॉईल करके पीना है, ठीक है। फ्रूट और वेजिटेबल जो है उनको वेल वॉश्ड करके यूज करना है। ये क्या होगी, हमारी जो है डेमोस्ट्रेशन होगी नर्सिस की तरफ से कम्युनिटी को, ताकि उनकी हेल्थ इन्वायरमेंट जो है वो नॉर्मल रहे, ठीक है। लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, nurses should understand policy, framework, legislation and regulation। अब ये चीज जो है जी, nurses should understand policy framework। मैंने आपको ये पॉलिसी और फ्रेमवर्क कहाँ बताया था बच्चों, याद करो, लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन कहाँ बताया था मैंने, एथिक ऑफ नर्सिंग में, कोड ऑफ नर्सिंग में, ठीक है। नर्सिंग कोड में मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि नर्सिस के लिए जो एक फ्रेमवर्क होता है, कोड ऑफ एथिक जो है वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, जिसमें सारा कोड ऑफ एथिक के एथिकली उन्होंने ड्यूटी कैसे करनी है, उन्होंने पेशेंट के साथ बिहेव कैसे करना है, और एक जो है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम कैसे करना, ठीक है। टेन मिनट की ब्रेक चाहिए आप लोगों को? जी बेटा, मैं 10 मिनट की ब्रेक देने के बजाय मैं 15 मिनट जो है पहले अपना लेक्चर खत्म कर देती हूँ, ठीक है बच्चों। मुझे इंस्ट्रक्शन जो मैडम की तरफ से मिली है वो यही है कि 10 मिनट की ब्रेक नहीं देनी। जब हम ब्रेक देते हैं तो हमारा ये जो नेटवर्क है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब हम ब्रेक देते हैं तो हमारा नेटवर्क जो है वो कंटिन्यू नहीं चलता, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो कंटिन्यूसली 2 आवर्स का इन्होंने बनाया हुआ, ठीक है। इसलिए जो भी लेक्चर देता है यहाँ से कोशिश होती है कि जो भी टीचर लेक्चर दे उसका लेक्चर 2 घंटे का हो। इट्स ओके मुझे बेटा आपके मैसेजेस मिल रहे हैं यस और ओके के। अब जो है कम्युनिटी हेल्थ फंक्शंस क्या होंगे, मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी जो है इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या है, इन्वायरमेंटल हेल्थ में हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है वो इफेक्ट कैसे कर सकती है कम्युनिटी में, ठीक है। और ये भी मैंने चीज़ बताई है आपको कि हमारा इन्वायरमेंट अगर हेल्दी है तो हमारी लाइफ हेल्दी होगी। अगर हमारा इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी नहीं है, अब इन्वायरमेंट में हर वो चीज़ आती है जो हम यूज़ कर रहे हैं, हर वो चीज़ आती है जहां हम जाते हैं, हर वो चीज़ जिसका रिलेशन हमारे वर्क प्लेस से है,
वो हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे फूड से है, हमारे सैनिटेशन से है, हमारे हैंड वॉशिंग से है, हमारे खाने पीने से है, ठीक है। हर चीज का ताल्लुक जो है वो इन्वायरमेंट के साथ है। अगर हमारी इन्वायरमेंट जो है हमारे जो है सर्कमस्टांसिस में नॉर्मल है तो दैट्स गुड, हमारी लाइफ भी नॉर्मल होगी। अगर इन्वायरमेंट में जो है एक चीज भी हेल्दी नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो हमारी हेल्थ हैजर्ड्स होंगे हमारे लिए। अब उन्होंने कहा कि कम्युनिटी हेल्थ फंक्शन क्या है। कम्युनिटी के भी जो है कुछ फंक्शन है हेल्थ के लिए, प्रिवेंट एपिडेमिक एंड स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, ठीक है। अब जो है थैंक यू स्टूडेंट्स जी। प्रिवेंट एपिडेमिक एंड स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। अब एपिडेमिक डिजीजेस, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो उनके आगे उनकी 3 टाइप। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो जो है स्प्रेड करती हैं 1 पर्सन टू पर्सन, जो स्प्रेड करती हैं दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब वो कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती हैं, उसमें एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक डिजीजेस होती हैं, ठीक है। अब उनसे प्रिवेंट करना होता है। अब एपिडेमिक डिजीजेस एंड स्प्रेड ऑफ दोज डिजीजेस। एपिडेमिक डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करती हैं, और ये जो है एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में जाके स्प्रेड हो जाती हैं। जैसे जो है कोरोना वायरस जो है वो पेंडेमिक है, बट ऐसी ही डिजीज जो जैसे डेंगू फीवर था, इसकी एग्जांपल मैं एपिडेमिक की डेंगू फीवर की दूंगी जो मुख्तलिफ सिटीज में ये जो है वो एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में जो है एक आउटब्रेक ऑफ द डिजीजेस, अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल इज कॉल्ड एपिडेमिक डिजीजेस। और इसका आउटब्रेक जो है वो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी मीन के एक सिटी से दूसरे सिटीज में भी हो सकता हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। जिसकी एग्जांपल जो है डेंगू जो है फीवर की हुई थी लास्ट टाइम, और 2 साल पहले या 3 इयर्स अगो जो है वो एपिडेमिक हुआ था डेंगू का, ठीक है। वो क्या हुआ था, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज में जो है डेंगू जो है फैल गया था। तो इसी तरह जो है एंडेमिक, ये था एपिडेमिक, और इसी तरह जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो एंडेमिक। एंडेमिक मीन के जो सडन आउटब्रेक या लॉन्ग टाइम आउटब्रेक ऑफ द डिजीजेस इन अ स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। किसी एक ही एरिया में किसी डिजीज का आउटब्रेक होना जो है वो क्या होगा, एंडेमिक होगा, ठीक है। जिसकी एग्जांपल मैं दूंगी कि जो मलेरिया की एग्जांपल जो है वो साउथ अफ्रीका में दी जाती है कि साउथ अफ्रीका में जो है एक ही रीजन में जो है एक ही एरिया में हमेशा मलेरिया होता है। और दूसरी एग्जांपल मैं इसकी देती हूँ पोलियो की, ठीक है। पोलियो जो है पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है, और पोलियो सिर्फ जो है वो केपीके या जो है किसी एक रीजन में है जहाँ पे लोग को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, तो वो एक स्पेसिफिक रीजन है, उसको क्या बोलेंगे, एंडेमिक। और एपिडेमिक मेन के वो जो है डिफरेंट जो है रीजन्स पे जो डिजीज होगी तो वो उसको एपिडेमिक बोलेंगे। और पेंडेमिक जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, ग्लोबली जो डिजीज फैलेगी जैसे कोरोना वायरस है तो उस डिजीज को क्या हम बोलेंगे, पेंडेमिक। अब ये पीपल का, हमारी कम्युनिटी का ये फंक्शन है, काम है कि वो प्रिवेंट करे एपिडेमिक से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी से, एक घर से दूसरे घर में, और एक एरिया से दूसरे एरिया में जा जा के लोग क्या करते हैं, तो वो जो है तो पैंडेमिक, लेकिन हम उसको एपिडेमिकली भी फैला रहे हैं अपने ही कंट्री में एक जगह से। इसीलिए तो लॉकडाउन किया है कि ये डिजीज़ जो पैंडेमिक है वो कैसे फैली है यहाँ पे, कि हम एक एरिया से दूसरे एरिया से तीसरे एरिया में जा के उसको हमने
एपिडेमिक भी कर दिया। पैंडेमिक तो था ही ना कि ये इंटरनेशनल ग्लोबली जो डिजीज होगी उसको हम पैंडेमिक कहेंगे, ठीक है। अब एपिडेमिक वो डिजीज जो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएगी, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए ये पीपल्स का, कम्युनिटी का रोल है कि उस डिजीज को स्प्रेड होने से बचाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली आती होगी और समझ भी आ रही होगी। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स। अब इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स यही हैं जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। प्रिवेंट इंजरीज। अब प्रिवेंट इंजरीज जो है वो जो है फिजिकल इंजरीज कह सकते हैं। फिजिकल इंजरीज की मैंने आपको बहुत सारी एग्जाम्पल जो है वो अपनी लास्ट जो है कल और परसों हम टकरा के हमारी फिजिकल इंजरी हो सकती है, कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो सकता है, वो भी हमारी फिजिकल इंजरी है। किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट के साथ इंजरी हो जाएगी, वो भी हमारी फिजिकल इंजरी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉट होगा, वो भी हमारी फिजिकल इंजरी है। गन शॉट होगा, वो भी हमारी फिजिकल इंजरी में आएगा। ये सारी इंजरीज जो है इनको किसने प्रिवेंट करना? इसको एक नर्स तो प्रिवेंट नहीं करेगी, इसको एक डॉक्टर तो प्रिवेंट नहीं करेगा, इसको गवर्नमेंट अकेली प्रिवेंट नहीं करेगी। इसको कौन प्रिवेंट करेगा? कम्युनिटी, ठीक है। ये कम्युनिटी का काम है कि ये इस चीज के, इस तरह के हैजर्ड्स और इस तरह के इफेक्ट्स के लिए नर्सिस का, डॉक्टर्स का और गवर्नमेंट का साथ दें। इसीलिए तो पुलिस हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को कह रही है कि लोगों बाहर से ना निकलो। गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन कर रही है और लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के कह रही है बाहर ना निकले, ताकि ये जो पैनिक फैला हुआ है वो ना हो, लोगों को पैनिक डिजीज ना हो जाए, ठीक है। पैंडेमिक जो फैला हुआ है। प्रमोट एंड इंकरेज हेल्थी बिहेवियर्स। अब बिहेवियर्स से जो हैजर्ड्स होंगे वो भी मैंने कल बताया कि अगर हम अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो कोई भी हैजर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब बिहेवियर जो है हमारा बिहेवियर जो अगर इसको ले तो पूरा 1 घंटा में बिहेवियर पे ही आपको लेक्चर दे सकती हूँ कि हमारे बिहेवियर रोजमर्रा कम्युनिकेशन में हम बिहेव कैसे करते हैं, हम जो है एक दूसरे के साथ लेन देन में बिहेव कैसे करते हैं, हम एक दूसरे के साथ नाप तोल में जो है शॉर्ट मेजरिंग करते हैं, वो हमारे बिहेवियर है ना जिससे दूसरों को हम नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। दूसरा रोड साइड एक्सीडेंट्स है, व्हीकल्स। कल मैंने एग्जांपल दी थी। बॉयज खासकर आप में मुझे सुन रहे होंगे, जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, मेरे बच्चे मेरी क्लास के, तो आप लोग जो है व्हीकल जब आपके पास आ जाती हैं तो आपकी एज ऐसे होती है कि आप बहुत फास्टली उसको जो है चलाते हो, ठीक है। जब बहुत फास्टली ड्राइव करते हो तो जो ये आपका बिहेवियर है, अगर आप इस बिहेवियर को नॉर्मल कर लेंगे तो आपके एक्सीडेंटल हैजर्ड्स कम हो सकते हैं। कम्युनिकेशन बिहेवियर में कल मैंने बताया था कि किसी के साथ हम टच कर रहे हैं, कोई शॉर्ट मेजरिंग हो गई है या कहीं भी कोई चीज़ लेते हुए हम अग्रेसिव हो गए हैं, तो दूसरा बंदा जो है कितना सब्र करेगा। एक टाइम तो वो भी जो है वो शाउटिंग में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई इंजरी भी हो सकती है, कोई फ्रैक्चर भी हो सकता है, कोई गन शॉट भी हो सकता है, फायरिंग हो सकती है और जो है लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना होगा। यहाँ कम्युनिटी जो है उसको फोकस किया गया है कि उसका भी एक रोल है कि इंकरेज किया जाए हेल्दी बिहेवियर के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू डिजीज एंड असिस्ट कम्युनिटीज इन रिकवरी। अब रिस्पॉन्ड टू डिजीज एंड असिस्ट, कम्युनिटी को असिस्ट करना चाहिए कि वो रिकवरी के लिए जितने भी हैजर्ड, जितने भी इश्यूज, जितने भी इफेक्ट्स आ रहे हैं वो सबको के लिए प्रिवेंटिव मेजर करें, ताकि ये है जो हैजर्ड्स या इफेक्ट्स कम्युनिटी हेल्थ में आ रहे हैं वो उनकी जो है रिड्यूस उनको हम कर सकें। इंश्योर द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अब जो है हमें इंश्योर करना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ या एक्सेसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। एक्सेसिबिलिटी मीन के हर इंडिविजुअल की अप्रोच तक जो है वो हेल्थ सर्विसेज हो,
ठीक है। अब जैसे इसकी एग्जांपल मैंने आपको जब पहले पढ़ाया तो मैंने वो बताया था कि हर इंडिविजुअल की अप्रोच तक, जैसे मैंने बताया था कि हमारे कम्युनिटी सेंटर्स जो बने होते हैं, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर वहाँ तक हमारी एक्सेसिबिलिटी होती है कि हम हेल्थ सर्विसेज के लिए हमारे करीबी जो है वहाँ हेल्थ सेंटर पे जा सके, ठीक है। और एक्सेसिबिलिटी मीन कि हमें कोई भी हैजर्ड्स आता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी एक्सेस तक हो कि हम अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे नियरेस्ट जो भी सेंटर्स है या नियरेस्ट जो भी हमारे अरेंजमेंट किया गया है वहाँ पे जाके हर इंडिविजुअल जो है अपने जो हैजर्ड्स हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स है, अपने जो हेल्थ हैजर्ड जो इफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस कर सके या उनको ख़त्म कर सके। With this, all responsible actions required for prevention and intervention of such threats. अब ये जितने भी थ्रेड्स हैं हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं उनके लिए इंटरवेंशन जो है अकॉर्डिंगली जो है कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ एवरी इंडिविजुअल, अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सीजन जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें इंटरवेंशन जो है वो तैयार करके रख लेनी चाहिए जो भी हमारे थ्रेट्स आने वाले हैं, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज़ जो है हमें क्रॉनिक डिजीज़ से पहले ही प्रिवेंट करना चाहिए ताकि क्रॉनिक डिजीज़ जब हमारी आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ होता है तो हमारी फुल कोशिश होना चाहिए कि डिजीज़ जो है वो क्रॉनिक ना हो, जो एज सून एज पॉसिबल जो है वहीं पे जो है उसको प्रमोट कर दिया जाए, हेल्थ प्रमोशन की जाए, ठीक है। वायलेंस जो है, वायलेंस मैंने अपने बिहेवियर पे जो है वो बहुत जोर दिया है। बेटा मेरी पूरी लाइफ जो है मैं अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे तकरीबन 20 साल होने को हैं, तो मैं वायलेंस के लिए अपने बच्चों को कहती हूँ कि बीइंग अ नर्स, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ वर्कर, आप लोगों ने वायलेंस नहीं करना। जितना भी नर्स का तो नेम ही, नर्स का तो मतलब ही क्या है, पेशेंस, ठीक है। हमारे में अगर पेशेंस होगा तो हमारे बिहेवियर जो है वो डेफिनेटली हेल्दी होंगे। जब हमारे बिहेवियर का मतलब ये नहीं होता कि हमारा जो कम्युनिकेशन हेल्दी होना चाहिए, यही नहीं है कि हमें कम्युनिकेशन जो है हेल्दी और जो है पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए। हमें पॉजिटिव थिंकर के साथ साथ हमारे दूसरे बिहेवियर, जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट में ईयरिंग लोग करते हैं और जो है आप लोग जो ड्राइविंग जो है फास्ट ड्राइविंग करते हो, ठीक है, और रोज़मर्रा के जो ज़िंदगी के काम करते हो, दैट इज़ ऑल्सो जो है बिहेवियर। उन बिहेवियर्स को जो है हम अगर ठीक कर लें, उन बिहेवियर का हम पेशेंस कर लें, उन बिहेवियर की हम प्रिवेंटिव मेजर कर लें तो वायलेंस नहीं होगा। जब वायलेंस नहीं होगा तो स्मूथली जो है हमारी कम्युनिटी हेल्दी और नॉर्मली जो है होगी। अब वायलेंस जैसे गवर्नमेंट की तरफ से देखें, हमारे बड़े ही वायलेंस करने से बाज नहीं आते। अगर हम टीवी पे कोई डिबेट देखते हैं, अगर हम न्यूज़ के लिए बैठ ही जाते हैं कि हम टीवी पे कोई न्यूज़ सुन लें, तो सिवाय वायलेंस पे, सिवाय क्रिटिसाइज करने के कुछ भी नहीं हम देख सकते होते। हमें यही नहीं पता चल रहा होता कि कौन सा बंदा सच बोल रहा है। इतना वायलेंस और अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं और हर बंदा जो है बढ़ चढ़ के एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना चाह रहा होता है। अगर हमारे ये बिहेवियर अच्छे हो जाए तो हमारा वायलेंस ख़त्म हो जाए और हमारी इन्वायरमेंट में हमें जो है हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए आसानियाँ पैदा हो जाए, ठीक है। पैथोजीन जो है इंजीनियरिंग पैथोजीन्स का मैं कल भी आपको बता रही थी कि जो बायो टेररिज्म है, जिस तरह उनको पैथोजीन को, उसकी मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी कि पैथोजीन की इंजीनियरिंग कैसे करते हैं। उसकी ए कैटेगरीज थी, बी थी और सी कैटेगरी थी, ठीक है। कैटेगरी ए में ये था कि जो पैथोजीन जो है वो पैथोजीन बना के रखे हुए हैं, उनको जो है सडन जो है आउटब्रेक ऑफ द डिजीज़ करा दिया जाता है, पेंडेमिक जैसे अभी है। कैटेगरी ए है ये,
जो है बायोटेररिज्म पैथोजन की, ठीक है। और उसकी कैटेगरी बी जो है उसमें जो है इंजीनियरिंग पैथोजन जो है उसको मीडियम जो है मीडियमली आउटब्रेक ऑफ डिजीज किया जाता है, जिसमें जैसे अब पैंडेमिक डिजीजेस है ग्लोबली, उसमें ग्लोबली नहीं होता, किसी एक रीजन या किसी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो टेररिस्ट किया जाता है बायो टेररिज्म, उसको स्प्रेड कर दिया जाता है जो इंजीनियरिंग जो प्रोड्यूस करके रखे होते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग पैथोजन मीन के बना के जो रखे हुए हैं, प्रोड्यूस करके रखे हुए हैं, उसको जो है वो उसमें जो कैटेगरी ए था उसमें डिजीजेस का रेशो जो है वो बहुत एक लार्ज जो है आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस होगी और लार्जली डेथ होंगी और लार्जली जो है वो ग्लोबली जो है पैनिक होगा लोगों को, ठीक है। अब जो कैटेगरी बी है वो लार्जली नहीं है, वो ग्लोबल वाइज नहीं है, वो रीजन वाइज उन्होंने किया होता है और इसमें डेथ रेट और डिजीज रेट जो है वो जो मीडियम होता है, जिसमें कई दफा लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये जो है कौन सा बायोटेररिज्म है या लोग वैसे ही जो है डिजीज हो रहे हैं, ठीक है, इसकी काज का पता नहीं चलता। और इस बायोटेररिज्म जो है इसकी कैटेगरी 3 जो थी, इसमें इंजीनियर करके पैथोजन को रख लिया जाता है, प्रोड्यूस करके पैथोजन को रख लिया जाता है और उनको जहाँ उनको नीड होती है प्रोड्यूस थ्रेड, जहाँ पे उनका दिल करता है वहाँ पे जाके वो उस बायोटेररिज्म जो है वहाँ स्प्रेड कर देते हैं पैथोजन को, वो उन्होंने जो पहले से प्रोड्यूस करके रखे होते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ डेविएशंस, ठीक है। अब सोशल कॉन्टेक्ट जो है वो भी इन्फ्लुएंस करता है हेल्थ डेविएशंस पे, हेल्थ को जो है स्मूथली नहीं चलने देता, ठीक है। सोशल कॉन्टेक्ट्स जो है वो जैसे हमारे अब पैनिक फैला हुआ है तो हमें सोशल डिस्टेंस का कहा हुआ है, ठीक है। अब सोशली हम एक दूसरे से सोशल कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग जब अब देखें गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है जी, वो लोगों को जो है फूड जो है सप्लाई कर रहे हैं, जगह जगह पे उन्होंने टेंट लगा के, तो वहां लोग क्या करते हैं, तो एक लोग इकट्ठा क्लस्टर ऑफ पीपल हो जाता है और वो कोई भी उनका सोशल डिस्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये डिजीज फैलने का ज्यादा खतरा होता है। ये सोशली हमें एजुकेट होना चाहिए, हमारे पीपल को एजुकेट होना चाहिए, हमारी कम्युनिटी को एजुकेट होना चाहिए, ताकि वो ऐसे पैनिक एपिडेमिक इंडेमिक या पेंडेमिक इश्यूज जब होते हैं तो वो उन पे जो है मीम्स ना बनाएं, उन पे जो फन क्रिएट ना करें और उसको सीरियसली जो है कंट्रोल और प्रिवेंटिव मेजर करें। जी, नर्सिंग थ्योरीज जो है वो आप लोगों को डिटेल से तो नहीं अभी पढ़ाई। नर्सिंग थ्योरीज में जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी हमारी आती है, जो आप लोगों में ने जिसपे देखा था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 3 चीज़ों पे जो है वहाँ जब वार फर्स्ट और सेकंड वार में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना रोल क्या अदा किया, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट टू हेल्थ एंड हीलिंग दी वूम, ठीक है, हेल्थ एंड हीलिंग। अब उसने जब वहाँ के एम्पायर और वहाँ की कम्युनिटी थी, डेथ रेट जो है वो 60% से कम करके उसने 2% डेथ रेट कर दिया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। उसकी थ्योरी में 3 चीज़ों को उसने फोकस किया था, जिसमें जो है इन्वायरमेंटली उसने इन्वायरमेंटल हेल्थ को जो है हेल्दी करने के लिए एक उसने सैनिटेशन को फोकस किया था, सैनिटेशन में, और दूसरा उसने फूड को, और तीसरा उसने जो है फूड हेल्थ और इन्वायरमेंट। अच्छा, 3 चीज़ों पे उसने जब फोकस किया, एक तो उसने सेव फूड और वाटर को, दूसरा सैनिटेशन सिस्टम को, जो हमारा सैनिटेशन सिस्टम था वहाँ पे था। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि नर्सिंग थ्योरी में हमारी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उन्होंने जो डेथ रेट थी पेशेंट की रेशो वो 60% से कम करके 2% की क्या की, उसने सिर्फ 3 चीज़ों को मैनेज किया था। एक सेफ इन्वायरमेंट में
जो है सैनिटेशन को, फूड और जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हेल्दी फूड और वाटर को, और तीसरी चीज जो है उसने जो है उनके जो वूंड की जो है सैनिटेशन ऑफ वूंड कह लें, ठीक है, उसके लिए। अब जब उसने फूड और वाटर उसको बॉयल करके, वहाँ का वाटर जो है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर लोग लेते थे, उसने सिर्फ यूटेंसिल्स को, फूड को और वाटर को जो है वो बॉयल करके देना शुरू कर दिया, जिसमें वो कोई भी कंटेमिनेटेड माइक्रोबैक्टीरिया, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो खत्म हो गए, और पानी बॉयल करके और फूड को अच्छी तरह कुक्ड फूड जो है वो देने लगी, और हैंड हाइजीन पे उसने फोकस किया, ठीक है। उसने जो है बाथ पे फोकस किया, पेशेंट को बाथ दिया, साफ कपड़े जो थे उनके क्लॉथ, ठीक है, उनको उसने बॉयल करके जो है स्ट्रेटेजीज बनाई, और अपने साथ ग्रुप ऑफ नर्सिस बनाया कि उनके कपड़े जो है वो भी बॉयल करके वॉश करके उनको देने हैं, ठीक है। दूसरा जो फूड बॉयल करके वाटर जो है वो बॉयल करके और फूड को वेल कुक्ड करके देना, ठीक है। तीसरी चीज जो उनका सैनिटेशन का सिस्टम नॉर्मली नहीं था, क्योंकि उस वक्त कोई गटर सिस्टम नहीं था, और वहां पे जो है ओपन सैनिटेशन सिस्टम था। अब ओपन सैनिटेशन सिस्टम को उसने जो है उसको ठीक किया, पिट्स बनाया और पिट्स के ऊपर कवरिंग्स दिए जहाँ पे वो सैनिटेशन या वॉशरूम यूज करते थे, ठीक है। पिट्स बना के उन पे कवरिंग की, और कवरिंग करके तो उसमें सैनिटेशन का सिस्टम जो लोगों के घरों के आगे या हॉस्पिटल के अंदर से जो खुले जो नाले कैले जा रहे थे सैनिटेशन सिस्टम के लिए, उनको उन्होंने कवरिंग करवाया। ये चीजें सिर्फ करने से पेशेंट का डेथ रेट, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, उनका जो था बैरियर कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और कुछ ब्रेक डाउन कर दिया, जिसकी वजह से वहां का डेथ रेट 60% से 2% रह गया। इसी तरह मार्था रॉगर्स जो थी, इसने, ये भी एक नर्स थी, ठीक है। मार्था रॉगर्स की जो थ्योरी है उसमें उसने ह्यूमन एंड देयर इन्वायरमेंट आर इनसेपरेबल, उसने उस वक्त, आज से कई सौ साल पहले की बात है, जहां पे मार्था रॉगर्स ने क्या कहा था कि ह्यूमन की इन्वायरमेंट को जो है हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट हेल्दी होगी तो ह्यूमन की हेल्थ भी हेल्दी होगी। अब उस इन्वायरमेंट हेल्दी में फूड, वाटर, सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, बिहेवियर, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग था, ठीक है। दूसरी चीज उसने इंस्पेरेबल जो है ये कहा था कि सेपरेशन ऑफ द पीपल, ठीक है। ये उस वक्त जो अभी पैनिक फैला हुआ है, पेंडेमिक डिजीज है, ये 100 इयर्स अगो भी इस तरह की पेंडेमिक थी, तो उस वक्त जो है सेपरेशन फ्रॉम द पीपल्स यहाँ पे कहा गया था, इनसेपरेबल, ठीक है, कि लोगों को एक दूसरे से अलग अलग रखा जाए, ताकि इस तरह की एपिडेमिक डिजीजेस जो है वो एक दूसरे को ना हो। जी, नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस जो है ये आपकी जिंदगी के साथ साथ चलता रहेगा। आप जो चीज भी पढ़ाएंगी, आप जो टॉपिक भी पढ़ाएंगी, उस पे नर्सिंग प्रोसेस आता जाएगा, ठीक है। एक सिप वाटर का ले लूं बच्चों। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप जो है हमारे असेसमेंट, डायग्नोसिंग, प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड एवेल्युएशन है। इसमें असेसमेंट में हम आगे चलते हैं कि असेसमेंट है क्या, ठीक है। असेसमेंट वैसे भी मुझे आपको बताते बताते 2 हफ्ते लग गए थे कि नर्सिंग केयर प्लान में या पेशेंट की डायग्नोस करने में असेसमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब असेसमेंट जो है मैं दोबारा बताती चलूँ कि असेसमेंट करने के लिए एक्सपायर हिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले तो हमें हिस्ट्री लेना होगी। अब हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में जो है टाइप्स ऑफ हिस्ट्री था। एक तो पेशेंट जो हमें सब्जेक्टिव हिस्ट्री देगा कि उसको क्या हुआ है। अब जो दूसरी जो है हमें
ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करना होगा। अब सब्जेक्टिव डेटा में हमारे पास हमने कितने जो है इफेक्ट्स पढ़े हैं, उनमें से कोई एक दो इफेक्ट्स में लेके उसकी असेसमेंट की तरफ चलती हूँ। फॉर एग्जांपल इंजरी का इफेक्ट्स ले लेते हैं और एक रेस्पिरेटरी डिजीज का ले लेते हैं। अब मैं जो नर्सिंग असेसमेंट आपको या जो है नर्सिंग केयर प्लान बनाना चाह रही हूँ या मैं आपको असेसमेंट करके बताना चाह रही हूँ, वो मैं दो चीज़ें लेके चल रही हूँ आप लोगों के साथ। एक इंजरी, ठीक है, एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल हमारे साथ इंजरी के साथ आया है, उसके वो हमें बताता है कि उसकी लोअर लेग पे इंजरी है, ठीक है। अब पेशेंट हमारे पास किसके साथ आया, लोअर लेग पे इंजरी है। अच्छा, दूसरा पेशेंट, हमारे पास दो पेशेंट है या एक ही पेशेंट को हम ले लेते हैं। अब एक पेशेंट हमारे पास दो डिजीजेस के साथ आया, ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ डायग्नोज है उसकी भी टाइप्स है कि एक करंट जो है हिस्ट्री होती है, इसकी करंट डायग्नोज होती है, एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक जो है क्लस्टर जो है ऑफ डिजीजेस, ठीक है। क्लस्टर ऑफ डिजीजेस जो है 2 से ज़्यादा डिजीजेस हों तो वो क्लस्टर ऑफ डिजीजेस। अब हम जो है को डिजीजेस, दो डिजीजेस, एक से ज़्यादा डिजीजेस जो है वो को डिजीजेस को डायग्नोज कहेंगे इसको, ठीक है। अब इस पेशेंट जो हमारे पास पेशेंट आया है, एक तो इसको लेग पे, लोअर लेग पे इंजरी है, ठीक है। राइट कह लेते हैं चले, राइट लोअर लेग इंजरी पेशेंट ने हमें हिस्ट्री दी है। दूसरा पेशेंट ने हमें क्या हिस्ट्री दी है कि उसको सांस ठीक नहीं आता, ठीक है। पेशेंट आके हमें अपनी लैंग्वेज में बताएगा, वो हमें ये नहीं कहेगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है उसको या उसको डिस्निया है, ठीक है। अब पेशेंट हमें कहेगा कि उसको सांस भी ठीक से नहीं आ रहा और उसकी लोअर लेग जो है वो भी डैमेज है, ठीक हो गया। अब हम उस पेशेंट की हिस्ट्री लेने जा रहे हैं, उसने तो हमें अपनी हिस्ट्री बता दी, हमने उससे सब्जेक्टिव डेटा आके हमें बता दिया, हमने उससे ऑब्जेक्टिव डेटा कैसे लेना है मैं आपको डायग्नोज करना बताने जा रही हूँ दो पेशेंट का, ठीक है। पेशेंट एक है लेकिन वो दो डिजीजेस बता रही हूँ उसकी, ठीक है। अब इसके हमारे पास जो पेशेंट है इसको एक तो इंजरी है लोअर लेग की राइट साइड पे, दूसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है। अब उसने तो हमें सब्जेक्टिव डेटा दे दिया, ऑब्जेक्टिव डेटा में हमने क्या करना, उसकी इंस्पेक्शन करनी है। अब इंस्पेक्शन जो है उसको हम विजुअल इंस्पेक्शन, नॉट टचिंग टू द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट को हमने टच नहीं करना, हमने उसकी जो है विजुअल इंस्पेक्शन करनी। हमने देखना कि पेशेंट जो हमारे पास आया उसने हमें बताया कि उसके राइट लेग पे इंजरी है, उस पे इंजरी है कि आया वो पेशेंट खड़ा हो सकता है कि नहीं, आया वो पेशेंट लेटा हुआ है, वो पेशेंट चल के आया है या वो पेशेंट जो है स्ट्रेचर पे आया है, उस पेशेंट के ब्लीडिंग हो रही है, आया उस पे ब्लीडिंग हो रही है कि कितनी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। फिर हमें विजुअली नजर आएगा कि वहां पे उसके इंजरी कितनी है, अब सिर्फ इंजरी है या फ्रैक्चर भी है, ये हम क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्शन उसकी, ये इंस्पेक्शन हम विजुअली कर रहे हैं। अगर उसको फ्रैक्चर होगा तो वो तो चल ही नहीं सकेगा। अब जो है ये हमें विजुअल उसकी इंफेक्शन जो है इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और अगर पेशेंट स्ट्रेचर पे नहीं चल रहा तो दैट मीन कि उसको इंजरी के साथ साथ उसको फ्रैक्चर भी है, ठीक है। अगर पेशेंट चल के आ रहा है तो पेशेंट ब्लीड कर रहा है, कितना ब्लीड कर रहा है, ब्लीडिंग से अंदाजा हो जाएगा कि हमें कि उसको कितनी ब्लीडिंग है। दूसरा हम उसका वूंड देख रहे हैं, वूंड से हम देख रहे हैं, हमारी विजुअल मेजरमेंट होती है, एक तो हम स्केल से उसकी मेजरमेंट करेंगे, दूसरी हमारी विजुअल मेजरमेंट होगी कि कितनी उसकी डेप्थ है। हमें नजर आ रहा होगा ना कि उसकी कितनी लेयर, उसकी एपिडर्मस लेयर, डर्मस लेयर, उसके कुटेनियस, उसके मसल्स, सबकुटेनियस लेयर्स, मसल्स और टेंडेंस और इवन के बोन, क्या कुछ हमें नजर आ रहा है विजुअली इंस्पेक्शन में, ठीक है। ये थी हमारी इंस्पेक्शन इंजरी की, ठीक है। दूसरा उसने कहा कि उसको सांस ठीक से नहीं आ रहा, हम ये देखेंगे कि उसके साथ साथ वो जो है ब्रीथ किस तरह से ले रहा है, ठीक है, उसका ब्रीदिंग पैटर्न कितना डिस्टर्ब है। अब ब्रीदिंग पैटर्न में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है
कितनी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, वो स्मूथली ब्रीथ ले रहा है या वो स्मूथली ब्रीथ नहीं ले रहा, वो एक्सहेल नॉर्मली नहीं कर रहा या इनहेल नॉर्मली नहीं कर रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें जो है वो विजुअल इंस्पेक्शन। अब उसके बाद हम उसकी जो है एग्जामिनेशन करते हैं। अब एग्जामिनेशन का मैंने साथ ही बता दिया कि जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हम उसको तो पेल्पेशन करते हैं, पेल्पेट करके देख लेते हैं, फिर हम उसकी अस्कल्टेशन करते हैं, ठीक है, परकशन करते हैं। ये सारी चीज़ें जब हमने उसकी देख ली तो हमें पता चल जाना है कि पेशेंट को इंजरी किस टाइप की है, इंजरी की टाइप क्या है, पेशेंट को जो है वो जो है साथ पे फ्रैक्चर है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और ब्रीद जो कर रहा है, ब्रीदिंग की हिस्ट्री में हमने उससे ये लेना कि उसका वर्क प्लेस क्या था, इंजरी उसको कैसे हुई, कहाँ से हुई, रोड साइड एक्सीडेंट हुआ उसका, या उसको कहीं वर्क प्लेस से इंजरी हुई थी, या फिर उसको होम से इंजरी हुई थी, कहाँ से इंजरी हुई, ठीक है। दूसरी चीज़ उसका सांस जो था, उसका सांस नॉर्मली नहीं आना, सबसे पहले तो हमने उसका वर्क प्लेस देखना है कि उसको पोटेंशियली वर्क क्या कर रहा था। बेटा मेरे पास जो है ना 1 बजे तक का टाइम है, इस वक्त जो मेरे पास टाइम है ये 12:34 हुए, ठीक है, 12:34, और मुझे 1 बजे का टाइम मिला है, 1 बजे तक हमें कंटिन्यूसली बोलना होता है, इसलिए प्लीज़ मेरी मजबूरी है। प्रिंसिपल जो है मेरे सामने बैठी हुई हैं और कोऑर्डिनेटर मेरे साथ बैठी हुई हैं, इसलिए मुझे जो है ये कंटिन्यूसली बोलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम से पहले अगर मैं स्टॉप कर देती हूँ तो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब रिकॉर्डिंग में मैं आधा घंटा पहले तो स्टॉप नहीं ना कर सकती, आप तो एनफ कह देते हो, लेकिन हमारी तरफ से तो एनफ नहीं है, हमारी तरफ से तो टाइम को पूरा करना है, ठीक है बेटा जी। आप जब मुझे इंटरप्ट करते हो तो वो जो एक कॉन्स्टेंटली मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, वो चीज़ें मैं नहीं बता पा रही हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बता रही कह रही थी कि जो पेशेंट को दूसरी डिजीज़ है हमारे साथ, दूसरी डिजीज़ क्या थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग में, थैंक यू बेटा, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग में जो था वो वर्क प्लेस उसका सबसे पहले तो देखना, ठीक है, कि वर्क प्लेस में हमारा पेशेंट जो है वो थ्रेड की फैक्ट्री में, वो स्मोक की फैक्ट्री में, वो कोयल की फैक्ट्री में कहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। फिर उसका होम इन्वायरमेंट देखना है, हाउसिंग कंडीशन देखनी है कि वो उसका हाउस जो है वो जो है ओल्ड हाउस तो नहीं, कंजस्टेड हाउस तो नहीं, वहाँ पे इंसेक्ट्स तो नहीं, ठीक है, कोई एलर्जी वाली चीज़ तो नहीं जहाँ वो उसका वर्क प्लेस है या उसके घर में, ठीक है, जिसकी वजह से उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुई है। ये सारी हिस्ट्री, फिर उसने उसकी हमने मेडिकल हिस्ट्री, उसकी सर्जिकल हिस्ट्री, उसकी सोशियो इकोनॉमिकल हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री जो है वो लेके हमें ये अंदाज़ा हो जाना कि उसको जो डिजीज़ है, उसको जो वूंड है वो कहाँ से हुआ, ठीक है, उसको इंजरी कहाँ से हुई, क्यों हुई, उसकी जो है ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब क्यों हुआ, ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली, असेसमेंट से। अब हमने उसके रिस्क असेसमेंट देखने, ठीक है। अब रिस्क असेसमेंट एक पेशेंट इंजरी के साथ भी है और उसको शॉर्टनेस, तो अभी 15 मिनट थोड़े रह गए, ठीक है, ओके बेटा मुझे बोलने दे प्लीज़, ठीक है जी। मैं ये कह रही थी कि उसका वर्क प्लेस देखा, हमने देखा कि हमारी हिस्ट्री में शॉर्टनेस ब्रीथ उसको क्या क्यों थी, कहाँ से आई, ठीक है, ये हमें हिस्ट्री से पता चला कि या तो उसके वर्क प्लेस पे कुछ था, शॉर्टनेस ऑफ जो है ब्रीथ हुई, या उसके होम में कुछ था, या इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से ये हमने सारी उसकी हिस्ट्री ली, मेडिकल हिस्ट्री ली, हमने उसकी सर्जिकल हिस्ट्री ली, हमने उसकी सोशियो इकोनॉमिकल हिस्ट्री ली, हमने उसकी जो है होम हिस्ट्री ली कि घर में वो फूड कैसा यूज़ कर रहा है और उसकी होस्टिंग कंडीशन कैसी है, ठीक है। अब मैं 2 डिजीज़ लेके चल रही हूँ एक साथ, दोनों डिजीज़ में हमें ये पता चल जाता है कि ये डिजीज़ उसको क्यों हुई है।
अब हमें सबसे पहले उन डिजीज़ को मैनेज करने के लिए रिस्क असेसमेंट भी देखना होगा। हम उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को अगर वक्ती तौर पे हम ख़त्म कर देते हैं, हम उसको ऑक्सीजन लगाते हैं, हम उसको मेडिसिन दे देते हैं, हम उसकी अपराइट पोजीशन बना देते हैं, उसकी जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो ख़त्म हो जाएगी। अब उसके जो वूंड था, उसके वूंड को ख़त्म करने के लिए हम उसको प्रेशर कर देते हैं, हम उसकी ब्लड सप्लाई रोक देते हैं। अगर फ्रैक्चर है तो हम उस फ्रैक्चर को क्या करेंगे, जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देंगे, हम उसकी ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, ये वक्ती तौर पे हम मैनेज कर दिया। बट जो हमारा ये हमने क्या किया था, शॉर्ट टर्म गोल को मैनेज किया। ठीक है, हमने अपनी जो हमारी डायग्नोज थी उसको मैं नर्सिंग डायग्नोज अभी बताती हूँ कि हमारी नर्सिंग डायग्नोज क्या थी। इम्पेयर्ड जो है, इम्पेयर्ड रेस्पिरेशन कह सकते हैं, इम्पेयर्ड ब्रीदिंग पैटर्न। ठीक है, हाँ, उसका इम्पेयर्ड ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू वर्क प्लेस। वर्क प्लेस उसकी अगर हमने देखी तो वो थ्रेड की फैक्ट्री में काम कर रहा था। ठीक है, अब उसकी इम्पेयर्ड जो है वो क्या, इम्पेयर्ड उसका रेस्पिरेशन रिलेटेड टू वर्क प्लेस या रिलेटेड टू वर्क इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री आपने कोड कर देना है कि थ्रेड फैक्ट्री, ठीक है, या कोल फैक्ट्री, जहां से उसकी ब्रीथिंग इफेक्ट हुई है। ठीक है बेटा, और एज एविडेंस बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑफ आवर पेशेंट। ठीक है, अब ये मैं एक जो आप असेसमेंट हमने दो डायग्नोज को मैं एक साथ लेके चल रही हूँ और उसकी असेसमेंट कर रही हूँ। ठीक है, अब एक डिजीज तो मैंने आपको नर्सिंग डायग्नोज बना दी कि इम्पेयर्ड जो है वो रेस्पिरेशन रिलेटेड टू वर्क प्लेस या वर्क इन द कॉटन फैक्ट्री एज एविडेंस बाय शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग। ठीक है, दूसरा जो हमारा डायग्नोज था वो पेशेंट को इंजरी हुई है। अब इंजरी हुई है तो हमने ये कह देना कि इम्पेयर्ड जो है लोअर लेग रिलेटेड टू जो है रिलेटेड टू एक्सीडेंट। ठीक है, अब एक्सीडेंट अगर इसको आप देखें कि फैक्ट्री में भी उसका रिलेटेड टू एक्सीडेंट ऑफ द मशीन। ठीक है, रिलेटेड टू हम एक्सीडेंट फ्रॉम द फैक्ट्री कह सकते हैं, जो फैक्ट्री से मशीनरी के साथ काम करते हुए उसको, क्योंकि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसे हुई उसने अपना एंगल सही नहीं रखा और वो किसी मशीन के साथ टकरा दिया और उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एज एविडेंस बाय पेशेंट वुंड या पेशेंट इंजरी। ये मैंने आपको दो हिस्ट्री लेके दो डायग्नोज बना दी। ठीक है, अब इसकी जो शॉर्ट टर्म गोल था वो मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट टर्म गोल को हम जो है वो फौरन उसके लिए जो प्लान बनाएंगे, शॉर्ट टर्म गोल का प्लान बनाएंगे और लॉन्ग टर्म गोल का। शॉर्ट टर्म में जो ब्लीडिंग उसको हो रही है, फौरन से हम उस ब्लीडिंग को जो है एंटीसेप्टिक लोशन से वॉश करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, प्रेशर बैंडेज कर देंगे, अगर स्टिच लगाने वाले हैं तो स्टिच करके। ये हमारा था शॉर्ट टर्म गोल जो हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और यहाँ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग के लिए हमने उसकी अपराइट पोजीशन बनाई, हमने उसको ऑक्सीजन दी, हमने उसको जो है मेडिकेशन दी। ठीक है, अब मेडिकेशन जो है ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल जो था ये फुलफिल हो गया। बट पेशेंट को दोबारा ये हैजर्ड्स हो सकते हैं अगर हमने अपना लॉन्ग टर्म गोल फुलफिल नहीं किया। इसमें हमने सबसे पहले तो रिस्क असेसमेंट देखनी है कि रिस्क फैक्टर इसके क्या हो सकते हैं। पेशेंट ठीक हो गया उसी वक्त घर चला जाएगा, हमने लॉन्ग टर्म गोल के लिए उसको कोई स्ट्रेटेजीज नहीं बताई। ठीक है, हमने लॉन्ग टर्म गोल के लिए उसे कहना है कि वो अगर इस टाइप की कॉटन फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो मास्क लगाए। ठीक है, वो मास्क लगाए ताकि डायरेक्ट स्मोक जो है वो उसको ना जाए। फिर वो रोज जाके जो है वो स्टीम ले। ठीक है,
अब ये चीज़ जो है अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए करेगा तो उसकी जो ब्रीथ पैटर्न नॉर्मल रहेगा, और यहाँ पे जो उसका एक्सीडेंट होगा, जब उसका ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मल रहेगा तो वो नॉर्मल होगा, उसका गेट और उसका जो वो नॉर्मली होगा और वो किसी मशीन के साथ नहीं टकराएगा। और यहाँ पे उसको एजुकेट कर देना कि जो वो जिस भी मशीन पे काम कर रहा है उसका डिस्टेंस रखे, ठीक है। और जहाँ पे हमने दोनों डिजीज़ के लिए उसको लॉन्ग टाइम के लिए बताना कि मशीन से थोड़ा डिस्टेंस रखे, और जैसे ही उसका ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल ना हो तो वो फौरन फैक्ट्री से बाहर आए और दूसरों को बताए और स्टीम ले और प्रिवेंटिव मेजर करे ताकि उसको इंजरी या कोई एक्सीडेंट ना हो। ये उसके हमने रिस्क फैक्टर साथ में रीसॉल्व कर दिए। अगर हमने उसके लॉन्ग टर्म गोल में उसको ये एजुकेट नहीं किया, लॉन्ग टर्म गोल को साथ में हमने जो है स्ट्रेटजीज नहीं की, तो उसके रिस्क फैक्टर में वो नेक्स्ट दोबारा ट्रॉमा या शॉर्टनेस ब्रीदिंग के लिए हमारे पास आ सकता है। पेशेंट मुझे बार बार स्टूडेंट मैडम बहुत हो गया, मैडम पास करें, मैडम पास करें। आज ब्रेक भी नहीं दिया तो मैडम आपको 10 मिनट रह गए। 10 मिनट है, ठीक। बच्चे कह रहे हैं मैडम आपको 10 मिनट रह गई है। ये बंद हो गया, देखिए इसको फटाफट लगा दें कहीं। जी स्टूडेंट, मुझे पता है कि 10 मिनट रह गए। स्टूडेंट से मैंने कहा था 10 मिनट पहले मैं बात कर लूँगी, ठीक है। अभी चल बोलती जाऊँ। जी मैं स्टार्ट है, बंद नहीं है। जी स्टूडेंट, ठीक है, 10 मिनट्स रह गए। मुझे अलो नहीं है कि मैं ब्रेक करूं, ठीक है। जो मुझे इंस्ट्रक्शन पीछे से मिल रही, मेरा तो लैपटॉप भी बिल्कुल उसकी बैटरी डाउन हो गई, अभी मैंने उसको पावर पे लगाया, ठीक है। अब मुझे और बर्दाश्त कर लें, 10 मिनट रह गए, टाइम हो गया 45, 15 मिनट रहते हैं अभी। 3 मिनट जी ठीक है बेटा, अब मैं तो कंटिन्यू अपना लेक्चर कर रही हूँ। अगर यहाँ पे क्लासरूम की तरह मैं ये भी नहीं कर सकती ना कि मैं आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक दे दूँ और आपके साथ बातें करूँ, क्योंकि हमारा ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड होके यू नो वेरी वेल के ये यूट्यूब पे भी आ रहा है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब मेरे जो मैंने आपको असेसमेंट में जो असेसमेंट करके भी बता दी, एक पेशेंट को 2 डिजीज़ थी, ये 2 पेशेंट के साथ भी हो सकती हैं, एक पेशेंट के साथ भी दोनों डिजीज़ हो सकती हैं। फिर मैंने इसके साथ में रिस्क डायग्नोज भी कर दिया, 3 डायग्नोज मैंने बता दी हैं, और ये साथ में उन्होंने बताया कि पैटर्न ऑफ कोमॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी मीन के कोई डिजीज़, ठीक है, और को मीन के मोर देन 1 डिजीज़, मोर देन 1 और 1-2 डिजीज़, एक से ज़्यादा डिजीज़ होंगी तो हम उसको बोलेंगे कोमॉर्बिडिटी। अब ये सारी डिजीज़ जो है इनकी हमने असेसमेंट करनी। अब ये कोमॉर्बिडिटी जो है इसी की मैंने असेसमेंट अचानक से जो मैंने आप लोगों को, यहाँ अभी मैं गई भी नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों को जो असेसमेंट करके दी वो 2 डिजीज़ थी, एक से ज़्यादा डिजीज़, ठीक है। और ये डिजीज़ जो है ये कोमॉर्बिडिटी कहलवाएंगे। आगे है सेंटिनल इवेंट्स। हम असेसमेंट कर रहे हैं ना, असेसमेंट में हमने पेशेंट की एक्सपोजर ऑफ हिस्ट्री देखनी कि किस किस चीज़ से वो एक्सपोजर होके हमारे पास जो है प्रॉब्लम लेके आया, फिर हमने उसकी विजुअल इंस्पेक्शन की, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ 2 डिजीज़ की, लेकिन सो मैनी हैजर्ड, सो मैनी इफेक्ट्स जो मैं आपको इतने दिनों से बताती जा रही हूँ। तो जो भी आपके सामने पेशेंट होगा अकॉर्डिंगली आपने उसकी असेसमेंट करनी होगी और अकॉर्डिंगली आपने उसकी इंस्पेक्शन करनी होगी, अकॉर्डिंगली उस पेशेंट के आपने उसके रिस्क फैक्टर देखने होंगे, ठीक है। जब तक हम उसको रिस्क फैक्टर को साथ ही रिसॉल्व नहीं करेंगे तो पेशेंट चंद दिन के बाद दोबारा हमारे पास आ जाएगा वो रिस्क फैक्टर लेके, ठीक है। फिर ये जो मैंने आपको अभी असेसमेंट करके बताई है वो कोमॉर्बिडिटी थी, ठीक है। सेंटिनल इवेंट्स क्या है? सेंटिनल इवेंट्स में आपकी सेकंड लास्ट जो स्लाइड थी उसमें भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेंटिनल इवेंट्स जो है वो जो है सीरियस इश्यूज होते हैं, सीरियस इंजरीज, सीरियस ट्रॉमा, सीरियस डिजीज और फिजिकल जो है कोई भी प्रॉब्लम जो है फिजिकल हैजर्ड जो है
जो लाइफ थ्रेटनिंग की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटिनल इवेंट्स। इज इट क्लियर बच्चों? अब एंड पे हमने नर्सिंग डायग्नोज करनी है, जो मैंने आपको वेरी क्लियरली नर्सिंग डायग्नोज 3 नर्सिंग डायग्नोज करके बता दिए, जो 2 करंट की मैंने नर्सिंग डायग्नोज करके बताई और 1 जो है वो रिस्क की बताई। ठीक हो गया जी। इन्वेस्टिगेट पोटेंशियल एक्सपोजर, मैंने ये भी बताया था आपको कि हमने इन्वेस्टिगेट करना है पेशेंट को कि उसको पोटेंशियल एक्सपोजर क्या था। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि पेशेंट को जो है वो पोटेंशियल अवेयर जो है एक्सपोजर में मैं आपको सो मैनी एग्जांपल दे सकती हूँ। जो मेरी पहली 2 एग्जांपल थी जिसमें मैंने आपको नर्सिंग केयर प्लान बना के दिया, उससे हट के भी मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रही हूँ कि पोटेंशियली अगर हमारा पेशेंट जो है कह रहा है, अगर आपने उसकी हिस्ट्री ली है तो वो अब कॉटन फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन अब उसकी हिस्ट्री में उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, लेकिन उसकी हिस्ट्री में था कि वो 1 साल 2 साल पहले जो है वो कॉटन फैक्ट्री में काम करता था, या वो सिगरेट स्मोकिंग करता था, या वो ड्रग अब्यूज करता था। ठीक है, ये जो है वो पोटेंशियल हिस्ट्री में होगा, तभी उसके लंग्स जो है वो इफेक्ट किए हुए होंगे, जिसकी वजह से उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है, या फिर उसको कोई पोलन एलर्जी भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह प्रेजेंट वर्क की हिस्ट्री जो मैंने आपको पहले ही बता दी है। रेजिडेंस, अब रेजिडेंटली भी देखना है कि वो जिस घर में रह रहा है उस घर में कोई स्मोक, कोई डस्ट और उसकी बिल्डिंग जो है वो कैसी है, उसकी इन्वायरमेंट जो है क्रॉस जो है इन्वायरमेंट उसकी जो है क्रॉस वेंटिलेशन वहाँ पे हो रही है, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, उसकी वेड्थ कितनी है, उसकी रूफ कैसी है, उसका फ्लोर कैसा है। रेजिडेंस के भी सो मैनी इफेक्ट्स जो है इंडिविजुअल्स पे पड़ते हैं, इसलिए रेजिडेंस की हिस्ट्री भी लेना होती है। जो मैं आपको इन्वायरमेंटल हेल्थ पढ़ा रही हूँ, इसमें हेल्थ हैजर्ड्स जो है वो रेजिडेंस हाउसिंग की तरफ से भी होंगे। वो हाउसिंग वाला एक पूरा टॉपिक, एक पूरा लेक्चर जो 2 घंटे का मेरा तैयार किया हुआ है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी, तो इसलिए मैं उसका ओवर दे रही हूँ कि आप ये कहोगे कि रेजिडेंस घरों से जी क्या हो सकता है। उसको अगर घर जो है नॉर्मली नहीं बनाया हुआ, उसकी लेंथ उसकी हाइट नॉर्मल नहीं है, उसकी वेट नॉर्मल नहीं है, उसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, उसमें स्मोक ज्यादा है उस घर में, और स्मोक 2 चीजें मैं बता रही हूँ, स्मोक और स्मोक, ठीक है, और उसमें कोई गैस लीकेज तो नहीं, उसमें कोई वाटर लीकेज तो नहीं है, ठीक है, जो हम व्हीकल यूज कर रहे हैं उसके पेट्रोल वगैरह की लीकेज, कोई गैस लीकेज तो नहीं इस टाइप की, ठीक है। तो उनसे सो मैनी हैजर्ड्स हो सकते हैं, जिसमें मैं बार बार आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग और इंजरीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये रेजिडेंस की तरफ से भी हो सकता है। आगे है इन्वायरमेंटल कंसर्न। इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है ये सो मैनी इश्यूज और प्रॉब्लम्स क्रिएटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जो हैजर्ड्स हमारे जो है नेबरिंग में, हमारे वर्क प्लेस में, हमारे जो है कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में, हमारे हाउसेस में हो सकते हैं, ठीक है। बाकी है पास्ट वर्क मैंने बता दिया कि पोटेंशियल एक्सपोजर जो है वही हमारा पास्ट वर्क था कि हम क्या करते रहे हैं, और वो पास्ट वर्क के हैजर्ड जो है हमारे साथ फ्यूचर में भी चलते आ रहे हैं। एक्टिविटीज हम किस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, और एक्टिविटी में जो है अगर हम जिस टाइप की एक्टिविटी करेंगे उसी टाइप के हैजर्ड्स होंगे। अगर हम कोई जंपिंग वाला काम करेंगे तो हमें फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। अगर कोई हम ऐसा काम करेंगे जिसमें हमारा फूड जो है पैटर्न नॉर्मल नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट नहीं है, तो हमें ग्रोथ जो है वो भी नॉर्मली नहीं होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ दैट इन्वायरमेंट जहाँ पे आप लिविंग जो है कम्युनिटी इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। रेफरल एंड रिसोर्सेज, अब जितने हमने हैजर्ड्स पढ़े हैं इनमें हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो हम जो है उनको सबसाइड कर सकेंगे।
उनको रिड्यूस कर सकेंगे, उनको प्रमोट कर सकेंगे। जितने हैजर्ड्स हम पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या था, हम आज पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल हेल्थ। इन्वायरमेंटल हेल्थ में सो मैनी हैजर्ड्स, ठीक है। ये हमारा को रिलेट कर रहा है लेक्चर हमारा सेफ्टी एंड जो है रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। उसमें इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें उस लेक्चर के साथ को रिलेट कर रही है जो मैंने लास्ट 2 डेज में आपको प्रेजेंट किए। जी, जिस तरह की एक्टिविटी होंगी उस तरह की डिजीजेस, उस तरह के जो है आप लोगों के इन्फेक्शंस और उस तरह की जो है जो फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं। अब ये सारी चीज़ों को जो है ठीक करने के लिए, इन सारी चीज़ों को है वो डायग्नोज करने के लिए, इन सारी चीज़ों को जो है प्रमोट करने के लिए, पेशेंट की हेल्थ को नॉर्मल करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में क्या होगा, हमारे पास टाइम होगा, हमारे पास पर्सन्स होंगे, हमारे पास बजट होगा और हमारे लिंकेजेस होंगे, ठीक है। हम अकेले बैठे तो नहीं कर सकते कुछ भी। जब हम जो इसमें जो है मैनकाइंड, पावर एंड पैसेंजर्स, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मैनकाइंड हमारे पास जितने भी हैं वो हमारे पास जितने पीपल होंगे इस चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को रेड्यूस कम करने के लिए, ठीक है। वो पीपल में कम्युनिटी हो सकती है, पीपल में जो है गवर्नमेंट हो सकती है, पीपल में हर इंडिविजुअल हो सकता है, पीपल में हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्सेस और अदर पीपल भी आ सकते हैं, ठीक है। अब ये और रिसोर्सेज में हमारे पास बजट होना चाहिए। जितना हमारे पास बजट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम जो है उन जो है हैजर्ड्स को रेड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी गवर्नमेंट के साथ, हमारी एनजीओज के साथ हमारे लिंकेजेस होने चाहिए। जब एनजीओज जो है वो इन्वॉल्व होगी, जैसे अब जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इस वक्त इन्वायरमेंट में हैजर्ड्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, इफेक्ट्स हो रहे हैं, हेल्थ हैजर्ड्स हो रहे हैं, उनमें कौन कौन क्या रिसोर्सेज है। एक तो बजटिंग, देखो कहाँ कहाँ से जो है बजट आ रहा है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो कहाँ कहाँ से बजट ले रही है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, चाइना से डॉक्टर और नर्सिस बुलवाए जा रहे हैं, ठीक है, मैन पावर है ये। तीसरी चीज़ है हमारे लिंकेजेस कितने जो है अच्छे हैं दूसरों के साथ, गवर्नमेंट के साथ हमारे लिंकेजेस कितने अच्छे हैं, एनजीओज के साथ हमारे लिंकेजेस कितने अच्छे हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स के साथ हमारे लिंकेजेस कितने अच्छे हैं और दूसरे कंट्रीज के साथ हमारे लिंकेजेस कितने अच्छे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट रिसोर्सेज जो है हम इन हैजर्ड को रिड्यूस कर सकते हैं। अब रेफरल सिस्टम वेरी क्लियरली मैंने आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में बताया था, जब मैंने डायग्नोज किया और पेशेंट को मैनेज करने का बताया था, तो मैंने उसमें बताया था कि जो है प्रिवेंटिव मेजर में जो है हम जो है प्राइमरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शरी हेल्थ केयर, इसमें मैंने आप लोगों को रेफरल सिस्टम सारा बताया था कि हम कैसे एक जगह से दूसरे पेशेंट को, अगर प्राइमरी हेल्थ केयर में हमसे पेशेंट मैनेज नहीं होता तो हमने उसको कहाँ भेजना है, DHQ में, ठीक है। वहाँ से हमने कहाँ भेजना है, जो टर्शरी केयर होगा, टर्शरी केयर में, क्योंकि जो इस तरह से एक हमारा चैनल बना होता है, इस तरह हमारा एक लिंक बना होता है, जिसको मैंने ग्राफ बना के आपको अच्छे से जो है क्लास में डिस्कशन किया था। जब मैंने आप लोगों का ये प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ा के टेस्ट लिया था तो आधे स्टूडेंट ने ये गलत किया, ठीक नहीं लिखा था, तो फिर मैंने क्लास में खड़े होके नवीद आलम की बुक निकाल के उसमें से ग्राफ आपके सामने निकाल के उसमें से ये सारे रिसोर्सेज और रेफरल सिस्टम आपको दिखा के मैप जो था वो आपको बताया था, ठीक है।
वो हमारे रेफरल सिस्टम है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड जो है टर्शरी केयर। जी, आगे प्लानिंग एंड इंटरवेंशन में आप लोगों को जो है, मैंने आप लोगों को असेसमेंट करनी बताई, साथ में साथ ही मैं आपको डायग्नोज बताती जा रही हूँ, साथ ही जो है डायग्नोज के बाद प्लानिंग एंड इंटरवेंशन। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, एस्टेब्लिशिंग हेल्थ आउटकम्स फॉर इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटी। जो भी उसको जो है हैजर्ड्स है, जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है एस्टेब्लिश करने के लिए हम एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल है, फैमिली है, कम्युनिटी में। हमने हैजर्ड्स देखना है, हमने इफ़ेक्टेड पर्सन देखने हैं कि वो एक इंडिविजुअल है या पूरी फैमिली है या कम्युनिटी है। किसकी प्लानिंग हमने करनी है, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ दैट कम्युनिटी और पर्सन्स जो है हमने एक प्लान बनाना है। प्लान क्या करना, जिसमें वो जो है प्रॉब्लम उसकी सॉर्ट आउट हो जाए, जिसमें वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाए। स्टूडेंट कह रहे मैडम टाइम हो गया है। जी, फिर उसके अकॉर्डिंगली जब हमने प्लान बनाना है, तो प्लान बनाना, तो जो प्लान बनाना है हमने, वही हमने इंटरवेंशन कर देना है। और इंटरवेंशन से पहले हमने ये सोच लेना कि उसकी इवैल्यूएशन क्या होगी। हम जैसे मेरा पेशेंट था, जैसे मैंने बताया था कि पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आया, इंजरी के साथ आया। मुझे तो पता है कि मैंने उसकी इंजरी बता दी, तो मैंने उसका बताया कि इम्पेयर्ड लोअर लेग, ठीक है, इम्पेयर्ड राइट लोअर लेग रिलेटेड टू एक्सीडेंट एज एविडेंस बाय पेशेंट। ठीक है, तो उसमें जो मेरा प्लान था, उसमें स्टेबल करना था मैंने पेशेंट को। अब मुझे पता कि मैंने इंजरी जो है उसका प्लान कैसे करना, मेरे माइंड में फौरन आ गया कि मैंने उसको स्टिच लगा देने, जहाँ पे ब्लीडिंग पॉइंट है एंटीसेप्टिक लोशन से वॉश किया, स्टिच लगाए और प्रेशर बैंडेज कर दी। ठीक है, ये मैंने प्लान बना लिया था। और जो मेरा आउटकम था, मुझे आउटकम में पता था पहले ही प्लानिंग बनाते हुए कि मैं इसका आउटकम, जैसे ही मैंने स्टिच लगाए, जैसे ही मैंने जो है ब्लड वेसल्स को स्टिच कर दिया, जैसे ही मैंने ये जो है इसका वूंड जो है मसल्स इनको स्टिच कर दिया, स्किन को स्टिच कर दिया, ब्लीडिंग रुक जानी है, और उसके ऊपर बैंडेज कर दिया, तो मुझे उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड होने के भी चांसेस नहीं होंगे। ये जो मैंने प्लान अभी बना रही थी, उसमें मेरी एवेल्युएशन में मुझे समझ आ गई थी कि मेरी एवेल्युएशन में मेरा पेशेंट ठीक हो जाना है। अब प्लान बना के मैंने इंटरवेंशन कर दी, तो मेरा पेशेंट जो है वो ठीक हो गया था। ठीक है, अब इंटरवेंशन फॉर मिनिमाइजिंग फर्दर एक्सपोजर ऑफ द रिस्क फैक्टर। साथ ही मैंने आपको रिस्क फैक्टर का बता दिया था कि मेरे पास जो पेशेंट आया उसको क्या इफेक्ट्स था, क्या उसको हैजर्ड था, क्या प्रॉब्लम था। एक तो इंजरी मैंने बताया था, दूसरा मैंने बताया था कि शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग। अब उसके लिए मैंने उसके रिस्क फैक्टर में ये देखा था कि मैंने इस पेशेंट को एजुकेट यहाँ पे ना किया लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये रिस्क फैक्टर में दोबारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग के लिए मेरे पास आ सकता है, क्योंकि ये कॉटन फैक्ट्री में काम करता। मैंने उसको क्या एजुकेट किया था कि उसने मास्क लेना है और डेली आके वार्म वाटर जो है वो यूज़ करना है, पीना है, और डेली उसने स्टीम लेना है। उसके साथ जो है उसको दोबारा से ये रिस्क फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो ब्रोंको डायलेटर जो है ब्रोंकाई उसको डायलेट कर देगा। जो हमारे जो है रेस्पिरेटरी जितने भी ट्रैक थे उनको मीन कह दें कि डायलेट कर दिया, या जितने भी उसके कॉटन बर्ड्स गए थे या उसके जो बैक्टीरिया अंदर गए थे वो सारे गर्म वार्म वाटर लेने की वजह से साफ हो जाएंगे, मास्क लेने की वजह से अंदर ही नहीं जाएंगे, और अगर कोई एक आध चला गया तो स्टीम लेने से साफ हो जाएंगे। तो मेरे लॉन्ग टर्म में जो रिस्क फैक्टर था वो भी नहीं रहेगा। ठीक हो गया। आई होप बच्चों आपको समझ आ रही होगी। बस 2 मिनट रह गए। थैंक यू, आप मुझे टाइम बताते जा रहे हो साथ साथ। आगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सपोज्ड एंड
अनएक्सपोज, जितने भी उसकी प्रॉब्लम थी, एक्सपोज थी, अनएक्सपोज थी, उसने हमें हिस्ट्री में बताया था, नहीं बताया था, वो सारा हमें असेसमेंट में खुद से पता चल गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डेटा में। एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर द कम्युनिटी अवेयरनेस, ये जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो रिस्क फैक्टर्स होने हैं उनकी प्रिवेंटिव मेजर के लिए हम एजुकेशनल प्रोग्राम देते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम जो है, अगर हम कम्युनिटी एरिया में जाए तो हम कम्युनिटी एरिया में खुद जाके भी एजुकेट कर सकते हैं कम्युनिटी को। कोई डॉक्टर का ग्रुप भी जाके कम्युनिटी को कर सकता है, नर्सिस का ग्रुप भी। आप कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए स्कूल कॉलेजेस भी बना सकते हैं, जहाँ पे कम्युनिटी को हम बता सकते हैं कि आपने वहाँ पे जाके अवेयरनेस लेनी है, और इसकी टीवी पे एड्स भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके हम कोई सेमिनार भी करा सकते हैं, तो जिसमें कम्युनिटी अवेयरनेस होगी, ताकि वो अगर कॉटन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या उनको जो है रिस्क फैक्टर है कि वो मशीन के साथ टच हो जाएंगे, तो उनको ये अवेयरनेस एजुकेट होना चाहिए कि वो रिस्क फैक्टर में कभी भी हमारे पास ना आए और हमारे रिस्क फैक्टर जो है वो रिड्यूस प्रिवेंटिव मेजर हो जाए। ठीक, केस मैनेजमेंट, हेल्थ एजेंसीज, रेफरल फॉर जो है एड, ये जो चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी हमने किसी केस मैनेजमेंट करना होता है तो हमें हेल्थ एजेंसीज के साथ जो है वो अटैच होना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात जो है वो रेफरल सिस्टम का हमें पता होना चाहिए। तीसरी जो है एड हमने पेशेंट को कैसे लेके देनी है, किस एनजीओज ने उनका फ्री जो है या जो है कॉस्ट इफेक्टिव जो है उसको प्रमोट करना है, उसकी हेल्थ जो है हैजर्ड्स को कम करना है, किसी एनजीओ ने करना है, किसी हॉस्पिटल ने करना है, इसका नॉलेज हमें होना चाहिए और हमें वहाँ पे पेशेंट को उसकी फैसिलिटी देनी चाहिए, रेफर करना चाहिए। जी, मेरा टाइम ख़त्म हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़। और मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ इन्वायरमेंटल हेल्थ हमारा जो है टू लॉन्ग जो है, इसमें एक यूनिट के अंदर 5 सब यूनिट है, इसको पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट में स्लाइड के साथ आप लोगों के साथ होंगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अब उन्होंने कहा था ये मुझे